एनर्जेटिक होंगे, सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जो है आज हम अपने दिन की शुरुआत जो है यहीं से करते हैं। आज का जो लेक्चर है वहां से आ जाते हैं, वहां शुरू कर लेते हैं। तो दिशा एकेडमी में आप सभी लोगों का जो है वो स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक का विकास का जो चरण है वह लेके आया हूं आपके सामने। इसके पहले जीन पियाजे के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जीन पियाजे कौन है उनके बारे में बात हो चुकी है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक की प्रक्रिया कैसे होती है, संज्ञानात्मक की प्रक्रिया के बारे में चर्चा हो चुकी है। चर्चा के बारे में मैं बस एक बार स्लाइड यहीं से आपको दिखा देता हूं। इस स्लाइड में क्या क्या बात हो चुकी है। तो स्लाइड में बात हो चुकी है कि डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात हो चुकी है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो चुकी है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो चुकी है, एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो चुकी है, इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से जो है हम सीधे अब अपने मुद्दे पे बात करेंगे। अपने सीधे जो है टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यहीं से एक बार हम चर्चा कर लेंगे। बस रिवीजन, कल हमने जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का एक टेबल के फॉर्मेट के रूप में हमने चर्चा कर लिया हुआ था। टेबल के फॉर्मेट के रूप में हमने चर्चा कर लिया हुआ था। वापस से हम उस टेबल फॉर्मेट को जो है एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद सीधे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो होप ये सारे लोग जो है उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। चलिए, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो हमने जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को मैं बहुत जल्दी फटाफट मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये है क्या। संज्ञानात्मक की विकास की प्रक्रिया में मैंने बता दिया हुआ था क्या, बस फटाफट करूंगा ताकि एक बार आपके मन में रिवीजन हो जाए। रिवीजन होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ लोग जो हैं नए आ रहे हैं उनको जरा जोड़ते चलिएगा आप लोग। हालांकि ये आज मैंने यूट्यूब की स्ट्रीमिंग कर रखी है, यूट्यूब पे भी भेज रखा है, जिसको वहां से देखना होगा वो देख सकता है। तो दिनेश में पोस्ट तो आप लोग जो है वो ऐसे ही करते चलिए। जोड़ते चलिए आते हैं मुद्दे बात करते हैं। तो मुद्दे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमने एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं फटाफट, जो है 10 मिनट में रिवीजन हम खत्म करेंगे। तो हमने बात करी हुई थी किसकी, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया की। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया हमने क्या क्या बात करी हुई थी। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वह रोल है स्कीमा का। स्कीमा बनता कैसे है। तो स्कीमा बनने के लिए जो है वह रोल स्कीमा का है। तो इसके लिए जो है बात करी गई डिसइक्विलिब्रियम की। ये मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूं कि जो लोग नहीं थे उन लोगों को एक बार पता हो जाए और जो लोग थे उनका रिवीजन भी हो जाए। तो हमने यहाँ पे बात करी हुई थी डिसइक्विलिब्रियम की। जिसको कहते हैं असंतुलन था। फिर एक असंतुलन की प्रक्रिया थी, फिर उसके बाद एक संतुलन की प्रक्रिया थी। इक्विलिब्रियम, फिर इसके बाद एक था इक्विलिब्रियम। एक प्रक्रिया ये प्रक्रिया थी जिसमें क्या था, बात हो रही थी कि यह खत्म होने के बाद एक प्रक्रिया यह है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। एक प्रक्रिया यह है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। एक प्रक्रिया यह है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब यह प्रक्रिया यह एक जब आगे बढ़ती है, यानी इस असंतुलन को, डिसइक्विलिब्रियम को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कंफ्यूजन वाली अवस्था। जब कंफ्यूजन होता है बच्चे को तो हम इसको लेके आते हैं। वहीं यह जो होता है यह बैलेंस की अवस्था होती है।
इसको बैलेंस की अवस्था कहते हैं। अब यह एक यहां से इसको कंफ्यूजन को दूर करके बैलेंस में लेके जाया जाता है। तो बैलेंस में जब लेके जाया जाता है इसी प्रक्रिया की, इसी को कहते हैं क्या, इक्विलिब्रेशन। इसी को कहते हैं क्या, इक्विलिब्रेशन। यह जब प्रक्रिया यहां से जब जाती है तो यानी इसको जब कोई कंफ्यूजन होता है किसी बच्चे के अंदर में स्कीमा को तैयार करने के लिए कोई कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर करके बैलेंस में लेके जाया जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाया जाता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, इक्विलिब्रेशन। यह जो है यह दो भागों में बटी होती है, यह दो भागों में बटी होती है, दो भागों में बटी होती है। इसको कहते हैं, एक को कहते हैं एडेप्टेशन, एक को कहते हैं एडेप्टेशन और दूसरे को कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एडाप्टेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह थोड़ा बड़ा भाग है, तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। अब ऐसे ही एडाप्टेशन भी थोड़ा बड़ा भाग है। एडाप्टेशन की प्रक्रिया यानी व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो सारा कुछ एडाप्टेशन की प्रक्रिया होती है। एडाप्टेशन की प्रक्रिया को भी जो है वह दो भागों में बांटा गया है। एडाप्टेशन की प्रक्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं एजिमिलेशन, एक को कहते हैं एजिमिलेशन और दूसरे को कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहते हैं। अब यहीं पे अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई बच्चा जो है वह नवीन ज्ञान जोड़ता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस पहले एकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। इसमें कोई नवीन ज्ञान कंफ्यूजन के रूप में, अगर कोई नवीन ज्ञान बच्चा जोड़ता है, अगर उसके अंदर में कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करके किसको, ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करके एक्सपेरिमेंट करके कंफ्यूजन को दूर करके एक्सपेरिमेंट करके नवीन ज्ञान जोड़ता है। तो नवीन ज्ञान जोड़ता है, इसीलिए यह किससे जुड़ा होता है, यह जुड़ा होता है डिसइक्विलिब्रियम से जुड़ा होता है एकोमोडेशन। यानी अगर किसी बच्चे को अब यहाँ से अगर कोई बच्चे के अंदर में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई स्कीमा अगर बनाना है, तो वह स्कीमा बनाने के लिए बच्चे के अंदर में जो है वो नया ज्ञान स्कीमा बनाने के लिए बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है उससे पहले सामंजस्य बनाता है। अगर वहां कंफ्यूजन है, बच्चे को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को एक्सपेरिमेंट करके, कई बार एक्सपेरिमेंट करके उसको दूर करता है। दूर करके जो है फिर उसको वो कंफ्यूजन को दूर करके असंतुलित ज्ञान को, जब बच्चे के पास असंतुलित ज्ञान होता है, उस असंतुलित ज्ञान को इसके माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एकोमोडेशन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, यानी यह पहले सबसे पहले बच्चे के अंदर में होगा क्या, सबसे पहले बच्चे के अंदर में कोई कंफ्यूजन होगा। दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को बच्चा दूर करेगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं कभी छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कुत्ता है या गाय ले लेते हैं, गाय और भैंस के बारे में बच्चे को पता है कि गाय जो है वह, गाय के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, दो सींग होती है, एक मुंह होता है, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं बड़े बड़े। सेम जैसा भैंस भी दिखती है, दोनों सेम दिख रहे हैं, बस इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो उसका एजिमिलेशन होगा। अब एजिमिलेशन करने के बाद वो तो आगे बैलेंस में कर लेगा, ज्ञान बढ़ा लेगा, बट वहीं उसको ये पता चलेगा कि ये गाय तो सफेद है, भैंस काली है, गाय सफेद है, भैंस काली है, ऐसा क्यों हो रहा है, गाय का स्ट्रक्चर ऐसा है, भैंस का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसकी चमड़ी जो है पतली, इसकी चमड़ी मोटी क्यों है। तो अब जब ऐसा ज्ञान बच्चे के अंदर में आता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है बच्चे के अंदर में, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वह क्या करता है, एकोमोडेशन करता है। तो फिर वह प्रयोग करता है, देखता है कि क्या सारी भैंसें ही ऐसी हैं, सारी गायें ही ऐसी हैं, वो प्रयोग करके क्या करता है, उस एकोमोडेशन करके उस ज्ञान को फिर वापस से बैलेंस बनाता है, तो इक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो ऐसे ही एकोमोडेशन में करना क्या होता है कि नवीन ज्ञान की कंफ्यूजन को दूर करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, नवीन ज्ञान को दूर करता है, साथ में जो कंफ्यूजन होती है उसको भी दूर करता है, कंफ्यूजन जो है उसको दूर करता है। तो ये चीजें जहां पे होगी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जो एजिमिलेशन है, एजिमिलेशन का मतलब होता है कि जो पुराना ज्ञान है बच्चे के पास, जो पुराना ज्ञान मतलब गाय, बच्चे को पहले पता था गाय, पुराना ज्ञान बैलेंस है, पुराने ज्ञान में ही वो नया ज्ञान जोड़ लेता है, पुराने ज्ञान में ही नया ज्ञान, वो पुराना ज्ञान जो बैलेंस वाला है, बैलेंस उसके अंदर पुराना स्कीमा बैलेंस के रूप में है, उस पुराने ज्ञान के उस पुराने स्कीमा में जो है वह नया ज्ञान जोड़ लेता है, नया ज्ञान भैंस के रूप में जोड़ लेता है, भैंस के रूप में बस ऐसे ही जोड़ता है। कैसे, गाय की तरह ही भैंस है, तो गाय की तरह ही भैंस है, तो ये जो है एक जानवर ये भी है, इसके अंदर में एक ये भी छाप बन गई। बट जब उसके अंदर में ये आएगा, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आएगा, तब जो है वो उसके अंदर में कंफ्यूजन पैदा होगा। तो कंफ्यूजन पैदा होगा तो एकोमोडेशन करेगा, तो एकोमोडेशन को वो प्रयोग करके जो है वो आगे लेके जाएगा। तो ऐसे ही यह पूरी प्रक्रिया
यहाँ से जब कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन होने के बाद फिर वह यहाँ जब उसको आगे लेके जाना है, बैलेंस बनाना, तो बैलेंस बनाने के लिए वह यहाँ पे नहीं आता है एडेप्टेशन करने के लिए, वह इसमें नहीं आता है एजिमिलेशन में, वो आता है कहाँ, एकोमोडेशन में आता है। एकोमोडेशन करके वो जो है फिर वापस से उस कंफ्यूजन को दूर करके बैलेंस में लेके जाता है। वहीं अगर बच्चे को अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सीधे क्या करता है, एकोमोडेशन में एजिमिलेशन कर लेता है, एजिमिलेशन करके सीधे बैलेंस में पहुंचा देता है। यह पूरी प्रक्रिया जो है हर रोज घटित होती रहती है, हर रोज घटित होती रहती है। उसी को जब ये चीज घटती है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो चीज को ये सब कुछ हो जाता है जो स्कीमा नया बनता है, तो इस स्कीमा को बच्चा मस्तिष्क में, बच्चा अपने मस्तिष्क में उसको क्या करता है, इसको स्टोर करता है, मस्तिष्क में इसको स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है, क्लासिफाई करता है, कैटेगराइज करता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है इस ऑर्गेनाइजेशन, जब ये सारी सूचनाएं जो रोज रोज बच्चा लेके आ रहा है, एक नहीं बहुत सारी सूचनाएं, बस गाय भैंस दिन में बहुत सारे ज्ञान वो लेता है, तो बहुत सारे ज्ञान को वो जगह जगह पे कौन सी गाय का स्ट्रक्चर कहाँ आएगा, भैंस का स्ट्रक्चर कहाँ आएगा, किसका स्ट्रक्चर कहाँ आएगा, वो सब चीजें जो अपने मस्तिष्क में बैठाते रहता है, तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही ये पूरे संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में स्कीमा बनाने के लिए जो है डिसइक्विलिब्रियम का भाव पैदा होता है, इक्विलिब्रिएशन का भाव पैदा होता है, इक्विलिब्रियम का भाव पैदा होता है। वहीं जब ये दोनों इक्विलिब्रिएशन जब होता है तो उसमें ये दो प्रकार के जो भाव पर उत्पन्न होते हैं, एक होता है एडेप्टेशन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन करना जरूरी होता है, एडेप्टेशन के आधार पर बच्चा ज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो एडेप्टेशन दो तरीके से होता है, एडेप्टेशन दो तरीके से होता है, एक एजिमिलेशन के रूप में होता है और एकोमोडेशन के रूप में होता है। तो इतना जो है मैंने आपको बता दिया, इतना इसके बारे में बहुत पहले भी चर्चा हो चुकी है, बस मैं खाली आपको एक बार इसके बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया हुआ था कि आगे जो है वो जीन पियाजे का ये हो गया प्रक्रिया। अब जीन पियाजे के स्टेजेस, जीन पियाजे के जो है स्टेजेस कौन कौन से, इस पे बहुत विस्तार में चर्चा हो गई थी, खाली मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये खाली बताया है, शॉर्ट में। इस पे उदाहरणों के जरिए पूरा का पूरा एक दिन इसी पे गया हुआ था, एक दिन पूरा इसी पे प्रोसेस पे पूरा एक दिन गया हुआ था। तो वीडियो हमारा जो पुराना आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब यहां से बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण क्या है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात कर लेते हैं। तो चरण जो है यहाँ पे, चरण वैसे जो है चरण 4 बताए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है वह 4 बताए गए हैं। 4 कौन कौन से बताए गए हैं, तो आइए चारों को जान लेते हैं। चार जो बनाए गए हैं चरण को 4 बनाए गए हैं, वो चलिए देख लेते हैं वो 4 कौन कौन से हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, तो चार जो है, एक को कहते हैं एसएमएस, एक को कहते हैं एसएमएस, दूसरों को कहते हैं पीओएस और तीसरे को कहते हैं सीओएस और जो चौथे को कहते हैं एफओएस। अब ये एसएमएस, पीओएस, सीओएस और एफओएस है क्या, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, यानी इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। जो एसएमएस उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज और इसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं संवेदीय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये सारी अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने कैसे बताई, जीन पियाजे के ऊपर बहुत विस्तार में मैंने चर्चा किया हुआ है। आज ये लगभग 3 दिन से, इसका 4 दिन से लेक्चर चल रहा है। तो पहले जीन पियाजे के बारे में बताया गया था। जीन पियाजे जी क्या करते हैं, जीन पियाजे जी जो है अपने
वो अपने बच्चों पर ही, वह बच्चों पर जो है अध्ययन करते हैं, इसलिए इनका जो अध्ययन है वो बहुत ऑथेंटिक माना गया। इसके पहले जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी वो जानवरों पर अध्ययन किए हुए थे, व्यवहारवादियों ने जानवरों पर अध्ययन किया हुआ था, इसलिए उनके अध्ययन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जो बच्चों पर, चूंकि ये अप्लाई कहाँ करना है, वो जानवरों पर अध्ययन करके मनुष्यों पर अप्लाई हो रहा था, वो उतना ऑथेंटिक नहीं माना गया। इसको उतना ऑथेंटिक माना गया क्योंकि यह मनुष्यों पर ही, मनुष्य पर, उनके ही जो 3 बच्चे थे, उनके 3 बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने लगातार लगातार उन बच्चों की अवस्थाओं के आधार पर अध्ययन किया, इसीलिए इसको जो है वह संज्ञानात्मक का अध्ययन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन भी कहा जाता है। वहीं इसमें कई सारे इनके नाम दिए। इन्होंने, इनका कहना था कि बच्चे जो खेल खेल के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो खेल के माध्यम की प्रक्रिया आती कहाँ है, वह जो है वह संरचना करके सीखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का भी अप्रोच यहीं से आया, कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच भी यहीं से आया। इन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया, तो चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम भी यहीं से आया, चाइल्ड साइकोलॉजी की जनक भी इन्हीं को कहा गया। तो ऐसे ही ये सब बातों की चर्चा हो चुकी है, इस पर हमको चर्चा नहीं करनी है। आइए बात करते हैं जो एसएमएस है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, इसकी उम्र क्या होती है। तो इसकी उम्र जो होती है वह होती है, इसकी उम्र पियाजे जी ने कहा, पियाजे की स्टेज में कहा कि 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है, 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। इसकी उम्र क्या होती है, ये होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष जो होती है, इसकी उम्र जो है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है। और इसकी उम्र जो होती है वह 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है। और जो इसकी उम्र होती है ये होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष, 11 से लेकर के 15 वर्ष। अब यहाँ पे जो जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे जी ये कहते हैं कि बच्चे जो है, बच्चे अपने जैविक विकास के रूप में, बच्चे जो है वो जैविक विकास के रूप में अध्ययन कर, मतलब वो उनका विकास होता है, यहाँ पे उनके चरणबद्ध विकास होता है। जबकि बहुत सारे लोग, व्यवहारवादी और सारे लोग कहते हैं क्या, कि जो सीखने की प्रक्रिया है, जो संज्ञान बढ़ाने की प्रक्रिया है, वह निरंतर होती रहती है, वह निरंतर होती है। बच्चा जब पैदा होता है, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, वैसे उसका संज्ञान भी बढ़ते रहता है, वह लगातार बढ़ते रहता है। जबकि ये, इनके में यही खासियत थी, इन्होंने क्या कहा, नहीं, ये चरणों में बच्चों का संज्ञान का विकास होता है, चरणों में विकास होता है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया हुआ था, प्रयोग करके इन्होंने चरणों पर निर्धारित किया हुआ था, इसलिए इसको ये मानते हैं। और कुछ लोग इसी बात को अपोज करते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पूरा विस्तार में करेंगे। इनका क्रिटिसिज्म क्या है, जीन पियाजे का जो क्रिटिसिज्म है, वो जीन पियाजे का क्रिटिसिज्म क्या है, वह उनकी आलोचना क्या है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ऐसे ही जो है, ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 0 से 2 वर्ष जो है एसएमएस के रूप में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज के रूप में बताया। प्री ऑपरेशनल स्टेज को जो है उन्होंने 2 से 7 वर्ष के रूप में बताया। वहीं जो है जो सीओएस है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसको उन्होंने 7 से 11 वर्ष बताया। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसको उन्होंने जो है वो 11 से 15 वर्ष बताया। अब जो है ये और कहते हैं कि ये इतने में बात खत्म नहीं होती है, इतनी में बात नहीं खत्म होती है। ये जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, इसका लक्ष्य जो है, इसका लक्ष्य क्या होता है, तो लक्ष्य के बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्य जो इसके क्या है, यानी ये सेंसरी मोटर स्टेज में क्या प्राप्त करना है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या प्राप्त करता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या प्राप्त करता है, कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या प्राप्त करता है, उसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उस अवस्था का टारगेट क्या है। तो टारगेट, संज्ञान का टारगेट, तो टारगेट जो है, लक्ष्य की बात करते हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य उम्र, आप इस तरह से ले सकते हैं, और नाम इस तरह से आप ले सकते हैं। तो लक्ष्य के रूप में देख लेते हैं, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य इसका जो है, इसका जो लक्ष्य है, सेंसरी मोटर स्टेज का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य बताया गया कि इसका ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का लक्ष्य है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यह प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इसका लक्ष्य है। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट इसका लक्ष्य है। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है ऑपरेशनल थॉट, इसका लक्ष्य ऑपरेशनल थॉट। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य जो है वह एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, इसका लक्ष्य एब्स्ट्रैक्ट थॉट। तो ऐसे जो है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में इन्होंने क्या बताया, कि पहले तो इन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म बताया, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी एसएमएस, पीओएस, सीओएस, एफओएस, शॉर्ट फॉर्म बताया। तो ऐसे ही सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कुल मिलाकर के इन्होंने कितने चरण बताए, 4 चरण। कितने चरण बताए, चरण बताए इन्होंने 4। जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है, यानी संज्ञान विकास जीन पियाजे के अनुसार होता कैसे, तो 4 चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है। संवेदी गामक अवस्था के रूप में,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो अवस्था जो इनकी उम्र बताई, ये वाली अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष में होती है, ये वाली अवस्था 2 से 7 वर्ष में होती है, ये वाली अवस्था 7 से 11 वर्ष में होती है, ये वाली अवस्था 11 से 15 वर्ष में होती है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, कहते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है, इसमें जो है मोटर डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा मोटर डेवलपमेंट करता है, मोटर डेवलपमेंट करता है, सेंस के आधार पर सीखता है। बच्चा जो है सेंस के आधार पर सीखता है। इसमें इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है, यहाँ पे चूंकि सेंस लिखा हुआ है, सेंस लिखा हुआ है, तो सारी बातें वो सेंस के आधार पे करता है और सारे अनुभव के आधार पे करता है। यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे बच्चा ट्रायल एंड एरर करता है। सारी बातें ट्रायल एंड एरर के जरिए सीखता है। कैसे सीखता है, तो ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करके वो ऑब्जेक्ट को परफॉर्मेंस देता है। ऑब्जेक्ट सीखता है, और जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है, सारी वस्तुओं पे स्कीमा बनाने का काम वो कैसे करता है, ट्रायल एरर करता है। जैसे मैंने बताया था क्या कि गाय है, भैंस है, गाय है और भैंस है। तो गाय पहले तो वो जान लिया कि देखा, उसने सारा चीजें देखा, तो गाय आ गया, गाय के उसके मस्तिष्क में उसके स्कीमा बन गया कि गाय का। फिर उसके बाद जब वो दूसरी बार उसने भैंस देखा, तो भैंस के बारे में, अब ये भैंस कैसे आ गई, भैंस का रूप, तो भैंस के रूप में उसने ट्रायल एरर किया, तो ट्रायल एरर करने के बाद उसको पता चला। मैंने इसके रूप में और भी एग्जांपल बताया हुआ था। जैसे कुत्ता और बिल्ली है, तो कुत्ता बिल्ली क्या है, तो एक बार बच्चा कुत्ते को देखता है, दूसरी बार बिल्ली को देखता है। पहली बार कुत्ते को देखता है तो कुत्ते की सारी संरचनाएं सेम वैसा ही, उसी आकार का कुत्ता है, तो उसकी जो है, उसके मुंह है, उसकी आंखें हैं, और उसका जो पैर है, सब कुछ है वैसा ही। दूसरा सेम उसी बार जो बिल्ली को देखता है, इसको देखता है तो मम्मी कहती है कुत्ता है, तो कुत्ते के बारे में उसके अंदर भी संरचना पैदा हो जाती है। पर जब बिल्ली को देखता है, तो बिल्ली को देखने के बाद वापस से वो वही कुत्ते को बिल्ली कहता है, तो वो जो है एजिमिलेशन करता है। बट मम्मी ने कहा नहीं, ये बच्चा बिल्ली, ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तो बिल्ली कैसे हो गई, यहाँ पे वो प्रश्न पूछता है, यहाँ पे जो है ट्रायल करता है। यहाँ पे कई सारे प्रश्नों को, मतलब यहाँ उसके अंदर में वो जागृत होते हैं। यहाँ वह जो है क्या करता है, फिर वो ट्रायल एरर करता है, कुछ चीजों को सीखने के लिए ट्रायल एरर करता है। तो ट्रायल एरर के बाद में वो ऑब्जेक्ट को परफॉर्मेंस करता है। तो ऐसे छोटे बच्चों में कई सारे ट्रायल एरर होते हैं, जैसे छूना, वस्तुओं को छूना, पकड़ना। तो छूना पकड़ना, एक बार जला तो फिर वो दोबारा नहीं करेगा, एक बार ट्राई करेगा, जल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं करेगा। जैसे मिर्ची को खाना, मिर्ची को एक बार खा लेगा, सारी वस्तुएं बच्चा खाता है, तो मिर्ची को जब खा लेगा, दोबारा खाएगा तो दोबारा वह इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यही ये ट्रायल और एरर के जरिए सारे ऑब्जेक्ट का मस्तिष्क में स्कीमा बनाता है। ये अवस्था जो है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में दिखाई पड़ती है। इसमें कुछ रिफ्लेक्सिव एक्शन दिखाई पड़ते हैं, बच्चे के अंदर में रिफ्लेक्सिव एक्शन दिखाई पड़ते हैं, उसकी चर्चा हम विस्तार में करेंगे आगे। ऐसे फिर आगे जाकर के बच्चा जो है सिंबॉलिक थॉट रेडी करता है। इसमें बच्चा कल्पना करने लगता है, और इसमें ईगो भाव आ जाता है। इसके अंदर में ईगो भाव आ जाता है, और यहाँ पे वह और भी कई सारी बातें जो है आती हैं। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी आती है, यहाँ पे और आता है। अब इसी आधार पे इसको जो और भागों में बांटा गया है। फिर आगे जाकर के बच्चा जब इसमें आता है, इसमें जो है वो ये जो चीजें इसमें आई रहती हैं, उसको यहाँ पे बदलाव आता है। यानी यहाँ इरिवर्सिबिलिटी आती है, तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आती है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म होता है, तो यहाँ ईगोसेंट्रिज्म हट करके यहाँ पे हट जाता है। यहाँ पे सहज भाव पैदा होने लगता है, बच्चा जो है सारी बातें करने लगता है। यहाँ पे कुछ चीजें बच्चा जो है वो प्रयोग के जरिए सीखता है, तो यहाँ पे जो है वो और करने लगता है। यहाँ पे मूर्त वस्तुओं को देख करके वो उस पर लॉजिक लगाने लगता है, रीजन लगाने लगता है। ये मूर्त चीजें, अमूर्त नहीं, मूर्त चीज, जो चीजें उसके सामने है, उसके आधार पे वो लॉजिक लगाने लगता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट होती है। वहीं जब बच्चा आगे बढ़ता है, जब इस वाली अवस्था में आता है, तो यहाँ पे जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करने लगता है। जैसे सूर्य में क्या क्या हो सकता है, चंद्रमा में क्या क्या हो सकता है, और कोई वस्तु है तो ये ऐसी हो सकती है। तो हाइपोथेसिस करना, दो वस्तुओं के अंदर में रिलेशन पैदा करना, यह जो है इस अवस्था में FOS फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इनका सारा विस्तार में चर्चा करेंगे, आपको बहुत विस्तार में जो है पता हो जाएगा। तो ऐसे ही मुझे बस ये बताना था क्या कि ये अभी इस वाले में SMS सेंसरी मोटर स्टेज, इसको जो है 0 से 2 साल है। इसका जो टारगेट है क्या, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। इसमें ट्रायल एंड एरर के जरिए बच्चा सीखता है, इसमें जो है ईगोसेंट्रिज्म आता है, और भी कई सारी बातें आती है। ईगोसेंट्रिज्म आता है, और इसमें जो है बच्चा क्या करता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी आती है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी आती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी आती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी थी, और भी बहुत सारे भाग हैं। और यहाँ पे सारी चीजें कंक्रीट वस्तुओं को देख करके वह लॉजिक लगाता है। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं को देख करके करता है, एब्स्ट्रैक्ट और क्या, हाइपोथेसिस ये लगाता है। तो ये इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये सब चर्चा हो गई, इस पे कल भी एक बार चर्चा हुई थी, बस मैं एक बार आपको ऐसे ही रख रहा हूँ।
अब बात करते हैं, एक चीज जो अहम, जो जानने की बात है, वो अहम जानने की बात है। अब यहाँ पे जो एसएमएस और पीओएस है, ये दोनों, तो सीओएस और एफओएस, जो सीओएस और एफओएस है, इसको तो छोड़ दिया, इसमें ज्यादा ज्यादा उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बट जबकि इसको और इसको उन्होंने ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया। तो जब इसको सेंसरी मोटर स्टेज को जब डिस्क्रिप्शन दिया, इसके 6 सब स्टेज बताए इन्होंने, पियाजे जी ने 6 सब स्टेज बताए इसमें, इसके 6 सब स्टेज बताए। इसके क्या 6 सब स्टेज कौन कौन से? तो सब स्टेज पहले यहाँ ऊपर लिख देते हैं, सब स्टेज, तो आपको इतने में पता हो जाए। इसके 6 सब स्टेज बताए, 6 सब स्टेज, 6 सब स्टेज, ये 6 सब स्टेज, और इसमें जो है इन्होंने 2 सब स्टेज, इसके उन्होंने 2 सब स्टेज बताए। इसमें उन्होंने 6 सब स्टेज बताए और इसमें पीओएस में उन्होंने 2 सब स्टेज बताए। तो अब इसके 6 सब स्टेज क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके 6 सब स्टेज क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यही लिख देते हैं, फिर इसका विस्तार में यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, यही से स्टार्ट करेंगे। तो 6 सब स्टेज इसके क्या क्या है, तो 6 सब स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 सब स्टेज में यहाँ पे इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ही यहाँ पे 1 और 2, ये 6, इसके 2 सब स्टेज और इसके 6 सब स्टेज इन्होंने यहाँ पे बताए। अब वो 6 सब स्टेज जो है कहां से स्टार्ट हुई, मैं खाली उम्रों को यहाँ पे बता रहा हूँ, उम्र में बता रहा हूँ, इसके बाद में चर्चा करूंगा जब मैं आगे बता दूंगा। तो ये 6 सब स्टेज कौन सी उम्र में हुआ, कौन सी उम्र में हुआ, तो यहाँ पे जो है वो बर्थ, यह बर्थ से लेकर के, यह बर्थ से लेकर के, बर्थ से लेकर के 2 महीने तक, बर्थ से लेकर के 2 महीने तक आई, 1 महीने तक आई, बर्थ से लेकर के 1 महीने तक आई, बर्थ से लेकर के 1 महीने तक पहली अवस्था जो आई, वह पहला सब स्टेज यहाँ पे दिखाई पड़ा। जो दूसरी वाली अवस्था जो दिखाई पड़ी, वह जो दूसरी वाली अवस्था दिखाई पड़ी, वह 1 महीने से लेकर के 1 महीने से लेकर के 4 महीने तक के अंदर में दिखाई पड़ी, उसको उन्होंने ध्यान किया। फिर जो तीसरी वाली अवस्था आई, तीसरी वाली अवस्था को उन्होंने 4 महीने से लेकर के 4 महीने से लेकर के 8 महीने के रूप में उन्होंने जाना, 4 महीने से लेकर के 8 महीने के रूप में जाना। फिर जो तीसरी अवस्था हो गई, फिर जो चौथी वाली अवस्था आई, चौथी वाली अवस्था को उन्होंने कहा 8 से लेकर के 12 वर्ष, 8 से लेकर के 12 मंथ, 8 से लेकर के 12 महीना, 8 महीने से लेकर के 12 महीने के अवस्था में जो चौथी अवस्था आई। अब पांचवी जो अवस्था आई, पांचवी अवस्था आई तो उन्होंने कहा 12 महीने से लेकर के 18 महीने में, 12 महीने से लेकर के 18 महीने में पांचवी अवस्था दिखाई पड़ी। और जो छठवीं अवस्था को जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया पियाजे जी ने, कि जो ये 0 से 2 साल को जो उन्होंने 6 भागों में बांटा, वो 6 भागों में जो छठवीं वाली अवस्था थी, वह थी 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक, 24 महीने तक। ये जो है उन्होंने अलग अलग रूपों में उन्होंने बांटा। अब इसके नाम जो है अब आगे चर्चा करेंगे, जब हम इसके बाद हम जब चर्चा करेंगे उसमें आएंगे। तो पहले यही से स्टार्ट करेंगे, इस वाली अवस्था को लेंगे, फिर इस वाली अवस्था को लेंगे, फिर इस वाली अवस्था को लेंगे, फिर इस वाली अवस्था को लेंगे। अभी आपके सामने इतनी ही बात रही, इतने में आपका एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहेगा, एक कॉन्सेप्ट आपका इतने से क्लियर रहेगा। चलिए, इसके बाद जो है बात करी गई अगली वाली जो अवस्था, अगली वाली अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन कौन से थे, तो 2 भाग थे। पहली वाली जो भाग थी, पहली वाली भाग थी, उसे उन्होंने नाम दिया, उन्होंने नाम दिया, उसका जो उम्र थी 2 से लेकर के 4 वर्ष, 2 से लेकर के 4 वर्ष, 2 से लेकर के 4 वर्ष, इसको उन्होंने कहा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। इसका उन्होंने नाम दिया, इसमें नाम बड़ा है, इसमें यहाँ नहीं लिख रहा हूं, इसका छोटा सा नाम इसमें यहाँ लिख दे रहा हूं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। इसका नाम दिया प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, यानी कॉन्सेप्ट रेडी होने से पहले की स्टेज, कॉन्सेप्ट रेडी, प्रत्यय निर्माण होने से पहले की स्टेज, इसे कहा उन्होंने प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। वही जो दूसरी वाली स्टेज थी, दूसरी वाली स्टेज को कहा उन्होंने इंट्यूटिव स्टेज। दूसरी वाली स्टेज हुई वो 4 से लेकर के 7 वर्ष तक हुई, 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक ये दूसरी वाली अवस्था आई। तो 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की जो दूसरी अवस्था थी, इसको उन्होंने कहा इंट्यूटिव, इंट्यूटिव स्टेज, जिसको इन्होंने कहा कि अंतः प्राज्ञ काल, अंतः प्राज्ञ काल, अंतः प्राज्ञ काल हिंदी में इन्होंने इसका नाम दिया। तो ऐसे ही जो है ये स्टेज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपके सामने ये दिख रहा है कि नाम के रूप में, उम्र के रूप में, लक्ष्य के रूप में, और उसके सब स्टेज के रूप में। तो सब स्टेज के रूप में तथा वो कैसे कैसे उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी, लक्षण, लक्ष्य और लक्षण भी यहां लिख देता हूं, लक्षण, लक्षण और ये चरण, चरण। तो ये जो है
ये अलग अलग मैंने नाम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, यानी अलग अलग नाम। आप यहाँ चाहो तो अलग अलग रूपों में, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये नाम के रूप में है। यहाँ पे इसका ये अंग्रेजी में नाम है, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म है, फिर ये इसका नाम है ये वाली लाइन में, फिर इसमें इसकी उम्र दी गई है ये वाली लाइन में, फिर इसमें इसके लक्ष्य दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ईगो सिंबॉलिक थॉट, ऑपरेशनल थॉट और ऑपरेशनल थॉट, ऑपरेशनल थॉट और एब्स्ट्रैक्ट थॉट। वहीं पे जो लक्ष्य है, इसके लक्षण, लक्षण क्या दिखाया गया, यानी क्या क्या बच्चों के अंदर में पैदा होता है, कैसे कैसे करते हैं, तो ट्रायल एंड एरर के जरिए करते हैं, इगोसेंट्रिज्म इसके अंदर में दिखाई देता है और रिवर्सिबिलिटी दिखाई देता है तथा कॉन्क्रीट के आधार पर सीखते हैं बच्चे, और एब्स्ट्रैक्ट थॉट और हाइपोथेसिस बच्चे के अंदर में दिखती है। वहीं इसके सब स्टेज, इसके जो चरण है, सब स्टेज कौन कौन से, इस अवस्था के सब स्टेज, तो 6 सब स्टेज है, जिसको कहते हैं जन्म से लेकर के 1 महीना तक, 1 महीने से लेकर के 4 महीने तक, 4 महीने से लेकर के 8 महीने तक, 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक, 12 महीने से लेकर के 18 महीने तक, और 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक। तो ये जो है ये अवस्थाएं दिखी। वहीं जब पीओएस प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिखाई पड़ा तो उसके 2 अवस्थाएं उन्होंने उसके 2 सब स्टेज बताया उसमें। तो 2 सब स्टेज कौन कौन से बताया, तो 2 से लेकर के 4 वर्ष, जिसको उन्होंने कहा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। वहीं जो दूसरी वाली अवस्था थी वो 4 से लेकर के 7 वर्ष तक, तो उसे कहा गया इंट्यूटिव स्टेज या अंतःप्राज्ञ अवस्था या अंतःप्राज्ञ काल। तो ये जो है नाम दिया गया। आपके सामने एक स्क्रीन पे, आपके सामने पूरे बोर्ड पे ये दिख रहा है, आप इसका चाहो तो स्नैप ले लो। आपको इतने से ही बहुत ज्यादा आपको इतने से ही पता हो जाएगा कि अगर आपका यही ग्राफ भी अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका 1 नंबर 2 नंबर का जो प्रश्न आता है आप आसानी से दे सकते हो। अब जो है इसके आगे हम एक एक स्टेज को लेंगे, एक एक स्टेज की चर्चा करेंगे। चलिए अगर आपका ये हो गया हो, हम जो है यहाँ से इसको रब करते हैं, रब करके आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम सब स्टेज की चर्चा करेंगे, सबसे पहले सब स्टेज की चर्चा करेंगे, सब स्टेज की चर्चा करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगर हो गया हो तो आगे चलें, अगर हो गया हो तो आगे चलें। चलिए तो चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट a second, हाँ मेरा आवाज को म्यूट कर दो। ओके चलिए ये हो गया। अब यहां से हम इसको रब करते हैं। जीन पियाजे के चरण आपको पता हो गए। अब एक चरण एसएमएस के बारे में, एसएमएस को विस्तार में चर्चा करेंगे। एसएमएस को विस्तार करते हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज को विस्तार में चर्चा करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज को विस्तार में चर्चा करते हैं कि इसके अंदर में ये 6 चरण है और 6 चरण में क्या दिखाई पड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। आपके अगर कोई हमें सुझाव होंगे तो आप जो है यूट्यूब के चैनल पे आप हमें वहां पे लिख सकते हैं, देख सकते, बता सकते हैं, और अन्य लोगों को भी आप वहां से जो है वो हमको अन्य लोगों को भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। क्योंकि ऐसे चीजें कोई नहीं बताता, ऐसी विस्तार में कोई चर्चाएं कभी कोई नहीं करता है कि ये इसका विस्तार क्या है, इसी विस्तार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो 6 स्टेज है ये सीटेट में उसके प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 6 चरणों को लेकर बहुत नहीं आते, बट आपको जानकारी होना। अब कब आ जाए कब नहीं आ जाए कोई नहीं जानता है, प्रश्न कब कहां से आ जाए ये पता नहीं है। ये आ भी सकता है प्रश्न, क्योंकि अब तक सारे प्रश्न पूछ दिए गए हैं। एग्जाम जो पेपर जो बनाने वाले होते हैं वो भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि बच्चों का लेवल कहां तक पहुंच गया है, बच्चों का लेवल कहां तक, क्योंकि वो उनको पता है कि आप अन्य अन्य जगहों से, इतनी जगहों से सीख रहे हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी व्यवसाय ये है वो है, तो क्या बच्चे नहीं सीखे, क्या उन्होंने ये सीखा हुआ है, तो ये इसलिए ये भी वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो सेंसरी मोटर स्टेज के जो चरण है वह उसके बारे में बहुत मतलब विस्तार में अन्य जगहों पे उसकी चर्चा नहीं की है, बस खाली 4 स्टेज को बता देते हैं, 4 स्टेज के अंदर में ये आता है, बस इतनी चर्चा हो जाती है, उसका विस्तार में चर्चा नहीं होता है। चलिए तो हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज तो कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसकी उम्र क्या है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष, 0 से लेकर के 2 वर्ष, 0 से लेकर के 2 वर्ष, यह पहली वाली स्टेज है। जीन पियाजे का जो 4 चरण है उस 4 चरणों में से पहला वाला स्टेज ये है,
सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज जो है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो कुल कुल जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, कुल इसको 6 उपचरणों में डिवाइड किया है। इसको उन्होंने 6 उपचरणों में डिवाइड किया गया है। इसके कुल 6 उपचरण डिवाइड किए हैं। और इसमें इसमें उन्होंने बात किया है क्या, चलिए यहीं पे हम 6 उपचरणों को अलग अलग रूपों में ले लेते हैं। इसके 6 उपचरण, यानी इसके इसके 6 उपचरण 6 उपचरण है जो 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 कहां से चलते हैं, जो 6 उपचरण है जो कहां से चलते हैं, वह न्यूबॉर्न से लेकर के इन्फेंट तक चलते हैं। जो न्यूबॉर्न से लेकर इन्फेंट तक चलते हैं। मैंने इसके बारे में आपको जब मैंने बताया था, जब मैं इन्फेंसी पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया हुआ था। न्यूबॉर्न से लेकर के इन्फेंट तक चलते हैं। न्यूबॉर्न से लेकर के इन्फेंट तक चलते हैं। तो अब ये न्यूबॉर्न के बारे में मैंने बताया हुआ था, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, ये सब के बारे में मैंने बताया था। इन्फेंसी, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, इन्फेंसिस के बारे में मैंने बहुत विस्तार में मैंने बताया हुआ था। तो न्यूबॉर्न क्या होता है, तो न्यूबॉर्न को उन्होंने जो बताया हुआ था, मैंने उसमें जो आपको चर्चा करी हुई थी, जो डब्ल्यूएचओ ने उसकी डिफिनेशन दी हुई है, जो न्यूबॉर्न की जो डिफिनेशन दी हुई है डब्ल्यूएचओ ने, उसने कहा हुआ है कि जो न्यूबॉर्न की उम्र होती है वो 0 से लेकर के 2 महीने तक की होती है। न्यूबॉर्न की उम्र 0 से 2 महीने तक की होती है, यानी जन्म से लेकर के 2 महीने तक, जन्म से लेकर के 2 महीने तक न्यूबॉर्न की उम्र होती है। तो न्यूबॉर्न यानी ये क्या करते हैं, 6 उपचरण है वह कहां से स्टार्ट है, न्यूबॉर्न से स्टार्ट है, यानी जन्म से लेकर के स्टार्ट है और इन्फेंट तक चलती है। इन्फेंट की अवस्था कहां तक होती है, इन्फेंट की अवस्था जो है वो 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक चलती है। 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक इन्फेंट जो है वो, इन्फेंट की अवस्था, इन्फेंट, बच्चा इन्फेंट कहलाता है, बच्चा इन्फेंट कहलाता है। इन्फेंट में सारा कुछ वो सेंस से सीखता है। अब जब टोडलर होता है तो टोडलर में क्या होता है, बच्चा चलने लगता है, टोडलर में चलने लगता है। यहाँ पे चलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, मोटर स्टार्ट होता है, बट उतना नहीं होता है। टोडलर वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, सारी क्रियाएं करने लगता है, उसका फाइन मोटर भी डेवलप होने लगता है, तो टोडलर में आता है। तो टोडलर की भावना को जो है उन्होंने आगे की अवस्था बताया है। अभी यहाँ पे उन्होंने इस वाली अवस्था में कहा कि न्यूबॉर्न से लेकर के इन्फेंट तक, ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं, या न्यूबॉर्न से लेकर के इन्फेंट तक की अवस्था जो है वो चलती है। तो यह न्यूबॉर्न क्या होता है, 0 से 2 महीना, और इन्फेंट जो होता है वह 2 से 12 महीना तक होता है। तो 12 महीने तक की अवस्था में वही उन्होंने कहा 0 से 2 वर्ष, यानी 0 महीने से लेकर के 12 महीने तक, 0 महीना से लेकर के 12 महीने तक की अवस्था चलती है। अब इस अवस्था को उन्होंने कुल 6 चरणों में डिवाइड किया, कुल 6 चरणों में डिवाइड किया, ये लिख देते हैं तक। चलिए, तो इन्होंने जो है इसको 6 चरणों में डिवाइड किया। 6 चरणों को जो है आइए चर्चा करते हैं, 6 चरणों को चर्चा करते हैं, क्योंकि इसको जानना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। कल कल मैं इसके बारे में इसका एक ब्रीफ में बता दिया हुआ था, बट बात आई थी कि सर इसके 6 चरणों को भी डिवाइड हमको बता दीजिए। तो 6 चरण जो आज मैं लेके आया हूँ, तो 6 चरण की चर्चा कर लेते हैं। 6 चरण क्या क्या है, तो 6 चरणों को ले लेते हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा और छठवां चरण। चलिए चरणों को ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला चरण, यहाँ पे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण और छठवां चरण, चरण नहीं सब चरण, सब स्टेज, उपचरण, उपचरण, इसको उपचरण कहेंगे। तो पहला पहला उपचरण, फिर दूसरा उपचरण, फिर तीसरा उपचरण, फिर चौथा उपचरण, फिर पांचवा उपचरण, छठवां उपचरण। चलिए, तो अब ये उपचरण जो है यहाँ कर लीजिएगा, इस पे टाइम नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसे ये चरण हो गए, चरण हो गए। अब चरण में अब बात करते हैं इनके नाम क्या है, चरणों के नाम क्या है। तो चरणों के नाम जो है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सेस मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस मूवमेंट। पहले वाले चरण को कहते हैं रिफ्लेक्सेस मूवमेंट या प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इसे कहते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इसका जो नाम है, इसका नाम है प्रतिवर्त, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, रिफ्लेक्सेस करता है, सारा जो जन्मजात क्रियाएं वो लेके आता है, बच्चा जो जन्मजात क्रियाएं लेके आता है वही करता है। यहाँ पे वही करता है, जैसे आंखों का ब्लिंक करना, चूसना, ये सारी क्रियाएं करता है, ये क्रियाएं करता है। और ये क्रियाएं होती कब है, ये होती है कब, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव मूवमेंट।
रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये अवस्था चलती कब है? ये चलती कब? तो 0 से लेकर के 2 महीना तक, 0 से लेकर के 2 महीना तक ये अवस्था चलती है, 0 से लेकर के 2 महीने तक चलती है। अब इसमें होता क्या है? इसमें जो है होता क्या है? तो होता है बच्चा इसमें रिफ्लेक्सेस करता है। इसमें क्या करता है? रिफ्लेक्सेस करता है। जो बच्चे के पास जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे सकिंग करना, सकिंग मतलब चूसना, चूसना, ग्रेस्पिंग करना, ओरिएंटिंग करना, ये सब सारी क्रियाएं जो है इसमें बच्चा करता है। तो सकिंग करना, सकिंग करना, ग्रेस्पिंग करना, जैसे सकिंग मतलब क्या? अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना, बच्चा क्या करता है? चूसते रहता है, चूसते रहता है। और जैसे मैंने कल एक आपको एग्जांपल बताया हुआ था, तो ग्रेस्पिंग करना, जैसे आपने ऐसे हाथ, आपने बच्चे का हाथ ऐसे होता है, बच्चे का हाथ ऐसे होता है, तो आप जैसे ही आपने जैसे उंगली ऐसे रखी, तो बच्चा क्या करता है? पकड़ लेता है। आप बच्चे का हाथ ऐसे होता है, और जैसे ही आप ऐसे करते हो कि बच्चा क्या करता है? पकड़ लेता है। ये भी जन्मजात क्रियाएं हैं। ये भी क्या है? बच्चे की जन्मजात क्रिया है। बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब बच्चा थोड़ा और मेच्योर होता है, तो ये क्रिया जो उसकी चली जाती है, चूसने की क्रिया जो चली जाती है, वो हट जाती है। जबकि इस अवस्था में होती है, इस अवस्था में देखी जाती है, इसे कहते हैं क्या? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यानी रिफ्लेक्सिव मूवमेंट की अवस्था। इसे रिफ्लेक्सिव मूवमेंट की अवस्था का नाम उन्होंने दिया कि बच्चा ये सीख कर क्या जन्मजात लेके आता है बच्चा। ये संज्ञान, पकड़ने का संज्ञान, पकड़ना भी संज्ञान ही एक प्रकार का, पकड़ने का संज्ञान बच्चा लेके आता है, इसीलिए कहते हैं क्या? इसे रिफ्लेक्सिव मूवमेंट। इसका जो उम्र, जो समय बताया गया, वो 0 से 2 महीने बताया। तो इसमें सकिंग करता है, ग्रेस्पिंग करता है, और क्या करता है? ओरिएंटिंग करता है बच्चा। ओरिएंटिंग करना भी बच्चा इसी में सीख लेता है। ओरिएंटिंग करना, जैसे जैसे जो है मम्मी ने अगर स्तनपान कराना स्टार्ट किया, मम्मी ने स्तनपान कराना स्टार्ट किया, तो स्तनपान किधर करना है, कैसे करना है, तो वो ओरिएंट हो जाता है उसी हिसाब से। स्तनपान किधर से करना है, कैसे करना है, ये स्तनपान करना बच्चा सीख लेता है। यानी कैसे कैसे होठों को और कैसे जीभ को चलाना है, वो बच्चा ओरिएंट करना सीख लेता है। ऐसी ओरिएंटेशन करने की अवस्था भी बच्चा जन्मजात ही लेके आता है, तो ओरिएंटिंग करना भी यहीं पे वह सीख लेता है। और यहाँ पे एकोमोडेशन, यहाँ इसमें बच्चे के अंदर में एकोमोडेशन नहीं होता है। एकोमोडेशन की भावना यहाँ पे नहीं होती है। जो सबसे पॉइंट है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कब होगा? कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा, बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं, बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चा यहाँ पे क्या है? जॉन लॉक के अनुसार, बच्चा यहाँ पे जॉन लॉक के अनुसार क्या है? जॉन जॉन लॉक के अनुसार क्या है? बच्चा यहाँ पे कोरा स्लेट है। बच्चा क्या है? कोरा स्लेट है। सर मेरा नेफ्यू 6 ईयर का है, बट अभी भी अंगूठा लेता है, अंगूठा चूसता है, कोई बात नहीं है। तो आप वो अभी उसके अंदर में रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, आप उसको जो है दूसरी एक्टिविटी कराइए, उसको उसका ध्यान अलग तरीके से लेके जाइए। ध्यान भटकाइए, या फिर कोई दूसरी एक एक्टिविटी आती है, बहुत सरल एक्टिविटी है, कि वहां पे वो ध्यान कैसे हटेगा? ध्यान बच्चा का हटेगा तब जब उस पर कोई, उसको एक अकस्मात कोई एक्टिविटी होगी। तो ये सब छुड़ाने के लिए क्या करते हैं लोग? तो जैसे वहां पे मिर्ची लगा देते हैं, ये चीज हट जाए, या लोग वो एक प्रकार का क्या, वो आदत बन गई, वो आदत उसकी लंबी बन गई है। आदत, हैबिट का निर्माण जो हम बताएंगे उसमें आगे आपको, हैबिट का निर्माण दूसरी अवस्था में होता है, और इस अवस्था में भी हैबिट का निर्माण होता है। हैबिट का निर्माण जब हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है, वहां पे ध्यान उसका हटाने के लिए। वैसे आप वहां पे ध्यान हटवा सकते हैं। ओके, एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन यहाँ पे नहीं होता है, बच्चे के अंदर में एकोमोडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारी बातें तो बच्चा खाली ग्रहण करता है, एकोमोडेशन नहीं होता है। तो ये वाली जो हो गई, इसकी पहली वाली अवस्था हो गई। अब यहाँ बात करते हैं दूसरी वाली अवस्था। यहाँ पे एकोमोडेशन की जरूरत नहीं होती है। दूसरी वाली अवस्था की बात करते हैं। दूसरी वाली अवस्था क्या है? तो दूसरी वाली अवस्था को हिंदी में कहते हैं, दूसरी वाली अवस्था को हिंदी में कहते हैं मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। उसको कहते हैं मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसे कहते हैं क्या? मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको प्राइमरी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन ये जो है, ये कहां से स्टार्ट होता है? यह जो है 2 से 4 महीने में, 2 से 4 महीने में, यानी 2 से कह लीजिए, या हाँ 2 से 4 महीने में, 2 से 4 महीने में यह स्टेज जो है वो चलती है। अब इसमें होता क्या है? इसमें जो है बच्चा क्या करता है? इसमें इस एक्टिविटी में इसमें बच्चा क्या करता है? तो यहाँ नया स्कीम बनाना, बच्चे के अंदर बच्चा जो है नया स्कीम बनाना सीखता है। अब स्कीम की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। स्कीम क्या होता है? स्कीम बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, स्कीम क्या होता है?
मैं जब स्कीमा पढ़ा रहा था उसी में मैंने स्कीम के बारे में चर्चा किया हुआ था। चलिए यही थोड़ा सा यही ले लेते हैं, स्कीम क्या होता है। यहीं पे हम स्कीम की चर्चा कर लेते हैं, स्कीम क्या होती है। स्कीमा के बारे में तो आप जान गए, स्कीम क्या होती है। स्कीम के बारे में, स्कीमा क्या है, एक छाप है। अब स्कीम क्या होती है, स्कीम क्या होती है, तो स्कीम बच्चा जो है वो एक संगठित व्यवहारों का पैटर्न होता है। बच्चा जो है बहुत सारे व्यवहार यहाँ से 1-2 महीने में बच्चा व्यवहार करना सीख लेता है। तो बच्चा व्यवहार करना यहाँ तक कि जो व्यवहार सीखा होता है उसको व्यवहार को संगठित करना सीख लेता है। तो व्यवहारों में संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित पैटर्न इसको कहते हैं। स्कीम को कहते हैं व्यवहारों का संगठित पैटर्न। व्यवहारों का संगठित पैटर्न तो जैसे क्या, तो जैसे व्यवहारों का संगठित पैटर्न क्या है, यहाँ पे बच्चा सीख लेता है, यहाँ पे यहाँ बच्चा ओरिएंट होने लगता है और यहाँ पे बच्चा सीखने लगता है, सीख लेता है। तो क्या, जैसे अंगूठा चूसना, जैसे क्या, अंगूठा चूसना, यहाँ बच्चा सीख रहा रहता है। तो अंगूठा चूसना यह क्या होगा, अंगूठा चूसना। पकड़ना, यह उसके बच्चे को पता हो जाता है। जैसे ही आप रखोगे या स्कीम स्टार्ट कर लेगा। स्कीम जो है जैसे आप ऐसे रखोगे पकड़ना, तो पकड़ना स्टार्ट कर लेगा। तो ऐसे वो पकड़ने लगेगा, आप उंगली पकड़ोगे तो पकड़ने लगेगा, अंगूठा चूसने लगेगा, सकिंग करने लगेगा। ये सब क्रियाएं जो है यहाँ पे इसका स्कीम के रूप में संगठित पैटर्न बच्चे के अंदर का रेडी होने लगता है। जैसे मैंने इसके स्कीम के बारे में एक एग्जाम्पल बताया हुआ था। स्कीम क्या होती है, जैसे आप जब बड़े हो जाओ तो आप क्या करते हो, आप कार चलाना, जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो तो आपने कार चलाया, तो कार एक तरफ आप कार भी चला रहे हो, मतलब आपका पूरा पूरा चल रहा है, कार भी चला रहे हो, कार के साथ साथ आप सामने भी देख रहे हो, इधर जो है वो क्लच भी लगा रहे हो, उधर हॉर्न भी बजा रहे हो, उधर जो गियर भी लगा रहे हो, सारा कुछ आपकी एक्टिविटी चल रही है एक ही साथ में। तो ये सारा क्या है, एक ही साथ में सारी एक्टिविटी चल रही है। यानी वो कार चलाते चलाते आप एक्सीलेटर भी दबा रहे हो, ब्रेक भी दबा रहे हो, साथ साथ में जो है आप हॉर्न भी दबा रहे हो और लाइट भी दबा रहे हो, आप साइड आगे पीछे भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो सब कुछ कर रहे हो तो क्या है, आपका एक स्कीम डेवलप हो चुकी है। स्कीमा जो आपके अंदर में पहले का बना हुआ, स्कीमा के छोटे छोटे पैटर्न जो है वो स्कीम कहलाते हैं। तो स्कीम जो है वो क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वही स्कीम बच्चे के अंदर में यहाँ पे रेडी हो जाता है। मुख्य प्रतिक्रिया की अवस्था में जो ये वाली अवस्थाएं हैं, सकिंग, ग्रेस्पिंग, ओरिएंटेशन से संबंधित बच्चा थोड़े थोड़े स्कीम भी रेडी करने लगता है, स्कीम जो है बनाने लगता है। यहाँ पे इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, स्कीम बनाने लगता है। चलिए यहां से ले लेते हैं, स्कीम बनाने लगता है। स्कीम बनाने लगता है। अब स्कीम बनाने लगता है तो स्कीम कैसे बनाता है, इसको कह लेते हैं जैसे कूदना, आदतों का निर्माण करना, जैसे वही अब मैंने बताया हुआ था। आदतों का निर्माण क्या, यहाँ पे भूख लगती है, बच्चे को भूख लगती है, तो भूख को कैसे बताएगा, यहाँ पे बच्चे को तो बता दिया। अब यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं तो इसको भी उतना आदत नहीं है, बट यहाँ ये इन्हीं की आदत पे तो बच्चा आगे बढ़ता है। जब 2 से लेकर के 4 महीने का होता है, उसको भूख लगती है तो क्या करता है, वो रोता है। तो रोने की आदत वो बना लेता है कि जब मैं रोऊंगा तब मम्मी मुझे दूध पिलाएंगे, जब मैं रोऊंगा तब मुझे मम्मी जो है यहाँ से उठा करके यहाँ करेंगे, जब मैं रोऊंगा तो मेरे जो गीले कपड़े हैं, जो गीला हो गया है मेरा बिस्तर, उस गीले को सूखा किया जाएगा। तो ऐसे ये सारी चीजें जो है आदत का निर्माण भी बच्चा यहीं पे करने लगता है। इस अवस्था में मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो है वह यहीं पे, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन इस अवस्था में होने लगता है। इसको इन्होंने ये कहा, ये वाली अवस्था। तो ये और क्या, और यहाँ पे ध्वनियों को सुनने लगता है। जो ध्वनियां है वो ध्वनियों को सुनने लगता है। बच्चा जो है ध्वनियों के प्रति ओरिएंट होने लगता है। ध्वनियों को सुनना भी इसी अवस्था में जो है बच्चा करने लगता है। जो ध्वनियां आसपास की उन ध्वनियों से जो है अवेयर होने लगता है, करने लगता है बच्चा जो है। यहाँ पे इस अवस्था में क्या करता है, तो वह जो कोई देखता है, कोई आता है तो आगे उस तरफ जो है वह उस तरफ जो है ओरिएंट होने लगता है। जो कोई कहीं से आता है उसकी तरफ देखने लगता है। देखना भी इस अवस्था में बच्चा स्टार्ट कर देता है। और जो है अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट को, कोई सामने ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने उंगली करी है, आपने ऐसे उंगली करी हुई है, तो उंगली को आप, जैसे बच्चा झूले में झूलता है तो आप क्या करते हैं, उंगली करते हैं। तो ऐसे उंगली बच्चा क्या करता है, पकड़ता है, उंगली पकड़ने की कोशिश करता है। या फिर आपने कोई खिलौना दिया तो खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने या छूने की कोशिश करता है, पकड़ने या छूने की कोशिश करता है। तो ये भी जो है चीज यही दिखाई पड़ती है। ऑब्जेक्ट को छूने का ज्ञान, ऑब्जेक्ट को छूने का ज्ञान इस अवस्था में होने लगता है। तो ऐसे जो है यह पहली वाली अवस्था को कहते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसे रिफ्लेक्सिव मूवमेंट कहते हैं। दूसरी वाली अवस्था को कहते हैं मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, बच्चा स्कीम बनाने लगता है, कूदना, आदतों का निर्माण करना आने लगता है, ध्वनियों का
करने लगता है, देखने लगता है, और जो है वह ऑब्जेक्ट को छूने भी लगता है। ये वाली अवस्था यहाँ पे होती है। अब आगे की जो अवस्था है, आगे की अवस्था में बात करते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये था, ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन था, यहाँ पे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन था, अब वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन आएगा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करते हैं। अब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का जो हिंदी है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का जो हिंदी है, उसका हिंदी है, उसे कहेंगे कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये प्राइमरी ये था, इसको कहेंगे द्वितीयक। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हिंदी में द्वितीयक। द्वितीयक या गौण, द्वितीयक या गौण कहेंगे, गौण वृत्तीय, गौण वृत्तीय, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसे कहते हैं क्या? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन तीसरी वाली अवस्था में आता है। ये तीसरी वाली अवस्था में, तो यहाँ मैंने बताया था 0 से 2 महीना, यहाँ से बताया था 2 से 4 महीना। अब जो है यह स्टार्ट होता है, ये कितने महीने की होती है? इसे कहते हैं 4 से 8 महीना। ये जो चलता है कहाँ? 4 से 8 महीना, 4 से 8 महीने तक ये चलती है, 4 से 8 महीने तक ये चलती है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है वो देख लेते हैं। बच्चा इसमें करता क्या है, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान करना है, ये जो वाली अवस्था है होती कहाँ पे है? ये वाली अवस्था होती कहाँ है? तो न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की अवस्था में ये वाली अवस्था जो न्यूबॉर्न में होती है। तो ये भी आप कहीं अगर नोट करना चाहें तो लिख लीजिए कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो है न्यूबॉर्न या इन्फेंट में होती है। न्यूबॉर्न या हाँ न्यूबॉर्न की अवस्था में होती है। तो न्यूबॉर्न, यहाँ पे लिख लीजिए न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की अवस्था में, हाँ, या न्यूबॉर्न या नियोनेट कहते हैं उसको, न्यूबॉर्न या नियोनेट, जल्दी जल्दी अभी हाल हाल में पैदा हुआ, हाल हाल में पैदा हुआ नियोनेट या न्यूबॉर्न इसको कहते हैं। तो ये इस वाली अवस्था में होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था क्या कहलाती है? वह सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कहलाती है, 4 से 8 महीने तक की होती है। अब इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा जो है वह सारा कुछ, या कोई भी बात हो तो इसमें रिपीटेशन करने लगता है। तो रिपीटेशन की भावना इसमें, अगर आपने कहा मम्मी तो बच्चा भी करता है मम्मी, आपने कहा पापा तो बच्चा भी कहता है पापा, तो आप कहोगे ओम तो बच्चा भी कहेगा ओम, आप जो भी करोगे, आप किसी का पैर छूओगे तो बच्चा भी पैर छुएगा, आप वहां जाओगे तो बच्चा भी वहां जाएगा, सारी चीजें जो आप करोगे बच्चा जो है वो रिपीटेशन यहाँ इसमें करने लगता है। तो 4 से 8 महीने में बच्चा जो है आपको देख करके, आपको कॉपी करके वो रिपीट करता है। तो रिपीटेशन की भावना यहाँ पे जो है बच्चे के अंदर में आती है। रिपीटेशन या दोहराना, दोहराना, दोहराना जो है इसमें दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में दोहराना दिखाई देने लगता है। किसी वस्तुओं को पकड़ना और वस्तुओं को छोड़ना, वस्तुओं को पकड़ लिया, वस्तुओं को पकड़ लिया, फिर वस्तुओं को छोड़ भी दिया। ये ऐसे जो है, अब यहाँ पे क्या, इसीलिए लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। बच्चा अपने अंदर में स्कीमा रेडी करता है, बच्चा अपने अंदर में स्कीमा रेडी करता है कि देखते हैं इसको पकड़ करके क्या होता है, देखते हैं इसको छोड़ करके क्या होता है। तो दोनों करने के लिए, तो पकड़ता भी और छोड़ता भी है। तो पकड़ने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया भी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। पकड़ने एवं छोड़ने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया जो है इसमें दिखाई देती है, छोड़ने की क्रिया इसमें दिखाई देती है। और क्या, और जो है यहाँ पे बच्चा फेंकने भी लगता है, फेंकने लगता है। क्या है, बच्चा जो है कुछ वस्तुओं को फेंकता है, जैसे फेंकता भी है, फेंकता है, ऐसा फेंकेगा फेंकेगा तो देखेगा क्या होता है, फेंकना। मैंने आपको इसके बारे में एक एग्जांपल बताया हुआ था, फेंकना भी लगता है। मैंने कहा हुआ था कि बच्चा जो है एक अंडा है, मतलब मम्मी क्या करती है, स्कीमा कैसे रेडी करता है, फेंक करके क्या है, स्कीमा रेडी करता है, फेंक करके स्कीमा रेडी करता है, स्कीमा बनाना मस्तिष्क में। अब कैसे, उसके अंदर में कंफ्यूजन है। मम्मी ने क्या किया, जो है मम्मी पापा बाजार गए, वहां जो है वो सामान लेके आए कुछ खाने का, जैसे रसगुल्ला, बच्चे को रसगुल्ला लेके आए, तो रसगुल्ला लेके बच्चा रसगुल्ला खा लिया। तो रसगुल्ला क्या, बहुत बढ़िया है, सफेद सा रसगुल्ला है, रसगुल्ला बच्चे ने खा लिया। तो रसगुल्ला खा लिया, उसके अंदर में बना हुआ क्या है कि ये जो रसगुल्ले वाली वस्तु है, खाने की चीज है। तो सफेद रसगुल्ला बच्चे ने खा लिया, उसके अंदर में बना हुआ कि ये कोई भी सफेद चीज है उसको खाना। और बच्चा जब छोटा होता है तो कोई भी वस्तु को खाता ही है, तो खा लिया। अब खाने के बाद क्या हुआ, मम्मी गई, मम्मी जो है बच्चे के लिए बॉल, बच्चा खेलना है तो बच्चे को उसी आकार का बॉल लेके आई, एक सफेद बॉल लेके आई, सफेद बॉल लेके आई, तो बॉल लेके आई तो उसको खा रहा है। तो खाने पर उसको क्या पता चल रहा है, खाने वाली चीज तो नहीं है, तो जा ही नहीं रही, तो कट ही नहीं रही है, तो मिठाई नहीं लग रहा है, इसमें तो रस ही नहीं आ रहा है। तो ये वाली क्रिया उसको पता नहीं चल रही, मतलब ये यहाँ से उसको ये आभास हो रहा है ये तो खाने वाली वस्तु नहीं है, फिर क्या है, खाने वाली वस्तु नहीं है। तो क्या करता है, मम्मी भी वही एक बार इसको पटकता है, एक बार इधर उधर करता है, तो देख रहा है तो उछल रहा है बॉल तो उछल रहा है, बॉल उछल रहा है, तो उसको फेंकने लगा। फेंकने की क्रिया जो है यहाँ पे बनाने लगता है, स्कीमा बनाने लगता है। फिर वैसे जब आगे बढ़ता है,
आगे बढ़ता है थोड़ा और तो फेंकता है, फेंकने के बाद ये हो गया, फिर कुछ कुछ दिनों के बाद वहीं कोई एक दो अंडा अंडा भी बच्चे को दिखा, अंडा दिखा, उसको भी फेंक दिया। फेंका तो देख रहा है कि उसमें से कुछ गिर गया, तो गिर गया तब उसके अंदर में क्या है, वो नया नया स्कीमा बनाने वहां पे जो है उसके अंदर में बनने लगता है, तो प्रक्रिया और आगे जाकर के बनने लगती है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोहराने की प्रक्रिया, पकड़ने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, फेंकने की क्रिया, इन सब की क्रिया का करके बच्चा क्या है, अपने अंदर मस्तिष्क में स्कीमा बनाने लगता है, शब्दों का ग्रहण करने लगता है, वहां पे जो है वो एक छाप अपने अंदर में बनाने लगता है। ये चीज यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और क्या दिखाई पड़ती है, यहाँ पे बच्चा जो है वो कूइंग करने लगता है इस अवस्था में। कूइंग मतलब कू कू, बच्चा शब्दों का निर्माण भी यहाँ पे जो है धीरे धीरे होने लगता है, तो कूइंग करने लगता है, कूइंग करने लगता है। और क्या है, स्माइल करता है, बच्चा स्माइल भी करता है, बच्चा स्माइल भी करता है। ये जो है ये क्रियाएं यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे जो मेन दो बातें हैं वो दो बातें आपको ध्यान करने की जरूरत है इस अवस्था में। और क्या दिखाई पड़ता है, अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पे जो भी एक्शन है, जो भी बच्चा एक्शन करता है, जो भी क्रियाएं करता है, वह इंटेंशनल नहीं करता है, उसका उसका जानबूझ करके नहीं होता है कि ये सब कुछ इंटेंशनल करे, मतलब वो जानबूझ करके नहीं करता, हो जाता है, वो जानबूझ करके नहीं करता। जो भी एक्शन है, ये जितनी भी एक्शन है, ये सारे एक्शन अकस्मात होते हैं, बच्चे को कोई जानकारी उसको नहीं होती, हो जाते हैं उसके। तो ये सारे एक्शन नॉट इंटेंशनल होते हैं, नॉट इंटेंशनल। ये सारे जो एक्शन है वो कैसे होते हैं, सारे एक्शन नॉट इंटेंशनल होते हैं। जो ये दोहराने की क्रिया कर रहा है, पकड़ने की क्रिया कर रहा है, छोड़ने की क्रिया कर रहा है, यहाँ पे उसका जोर नहीं है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, ये इसी कहते हैं। इसलिए ये सारे एक्शंस को कहते हैं नॉट इंटेंशनल, नॉट इंटेंशनल करते हैं। और दूसरी चीज क्या दिखाई पड़ती है, और दूसरी चीज क्या दिखाई पड़ती है, यह अपने आप को सबसे अलग रखता है, बच्चा यहाँ पे सबसे अलग रखता है। यानी यहाँ पे बच्चा जो है क्या है, वो सारी वस्तुओं को अपना समझता है, तो ये अपने आप को सिक्योर नहीं फील करता है, इसलिए सबसे अलग रखता है। सेपरेट होने की भावना, सेपरेट की भावना, सेपरेट की भावना भी इसी अवस्था में दिखाई पड़ती है। तो ये दो बातें जो है आपको ध्यान करना है कि सारे एक्शन जो सेकेंडरी सेपरेट रिएक्शन में दिखाई पड़ते हैं, वह एक्शन नॉट इंटेंशनल होता है, और दूसरा जो है सेपरेट की भावना बच्चे के अंदर में होती है। ये जो है छोटी 4 से 8 अवस्था में ये दिखाई पड़ता है। चलिए अब आगे की बात करते चलते हैं। आगे की बात में करेंगे तो जो है आगे की बात है वो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। यानी ये वाला जो स्कीम है इसके साथ में कोऑर्डिनेशन करना है, यानी इसके साथ में दोहराना पकड़ना, ये सब जो है इसके साथ में बच्चा कोऑर्डिनेट कर रहा है। पहले बच्चा क्या करता था, यहाँ पे एक्शन को इंटेंशनल नहीं लेता, अब आगे में जाकर के वो इंटेंशनली करेगा, सारी बातों को इंटेंशनली करेगा कि यहाँ पे तो फेंका, यहाँ पे आया तो खाया, खाने के बाद तो बच्चे को पता चला कि ठीक है ये खाने वाली वस्तु नहीं है, तो खाने वाले से उसको एक बार ऐसे किया, कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है। बट आगे जाकर के वो इंटेंशनली करेगा, अंडा दिखा तो अंडा को फेंकेगा, फेंकेगा, देखते अच्छा ये भी है क्या, इसको भी टेस्ट करेगा। ये 3 चीजें बच्चे ने देख लिया, अब अंडे को टेस्ट करेगा, अंडे को टेस्ट करेगा कि देखेगा कि ये टूट रहा है, क्या कर रहा है, वही सेम वस्तु है, तो ये क्या करेगा भैया, इंटेंशनली भावना यह आगे जागृत होगी। चलिए आगे चलते हैं, इसे कहते हैं क्या, आगे वाली अवस्था को कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। आगे वाली अवस्था को कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। चलिए इसको अंग्रेजी में पहले लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। अब जितनी जो सेकेंडरी स्कीम में जितनी सारी बातें हुई हैं, जो भी स्कीम बच्चे ने रेडी किया, जो भी स्कीम सारे रेडी किए हुए हैं, इस स्कीम के साथ में बच्चा क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, यानी इसमें तालमेल बनाएगा, तालमेल बनाएगा। इसीलिए इस अवस्था को हिंदी में क्या कहते हैं, इस अवस्था को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, तो गौण स्कीम समन्वय अवस्था, गौण स्कीम समन्वय की अवस्था, इसे हिंदी में कहते हैं गौण, इसे हिंदी में कहते हैं गौण स्कीम समन्वय की अवस्था, गौण स्कीम समन्वय की अवस्था। तो पहली अवस्था थी यहाँ पे प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, दूसरी अवस्था थी मुख्य वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तीसरी अवस्था थी गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तीसरी अवस्था थी गौण समन्वय की अवस्था, गौण स्कीम समन्वय की अवस्था। यहाँ पे ये वाली जो अवस्था थी, इसी में क्या कर रहा है, वह समन्वय करने की कोशिश करेगा। अब समन्वय करने की कोशिश करेगा तो इसकी जो एज है, वो एज क्या डिसाइड करी गई, एज जो इसकी डिसाइड करी गई, वो डिसाइड करी गई क्या, 8 से लेकर के 12 महीना, 8 से लेकर के 12 महीना, 8 से लेकर के 12 महीना इसकी एज डिसाइड करी गई, एज इसकी हो गई। अब चलिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या बच्चे को क्या दिखाई पड़ता है, बच्चा इसमें क्या क्या करता है। इसमें जो भी करता है बच्चा, जो भी कुछ करता है, मैंने कहा यहाँ पे अनइंटेंशनल करता है, यहाँ पे उसका इंटेंशन नहीं होता है,
अब जो भी कुछ करेगा यहाँ पे इंटेंशनल क्रियाएं करेगा, जो क्रियाएं करेगा वो क्रियाएं कैसी करेगा, तो इंटेंशनल क्रियाएं करेगा, यानी इंटेंशनल क्रियाएं, इंटेंशनल क्रियाएं करेगा, सारी बातें यानी जानबूझ करके। इंटेंशनल मतलब क्या होता है, जानबूझ करके सारी क्रियाएं, वो उसके अंदर संज्ञान में रहेगा, मैं जो कर रहा हूँ वो संज्ञान से, वो जानबूझ मतलब वो समझ करके कर रहा है, जानबूझ करके मतलब क्या, तो इसके अंदर में वो समझ है कि वो कर रहा है, कर रहा है ऐसा। एक होता है अनजान, अनजान जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को लग गया, या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को लग गया तो मैं, अक्सर आप लोग जाते हैं कहीं जाते हैं तो अब किसी को लग गया तो आप सॉरी बोलते हैं, सॉरी, तो आपने जानबूझ करके नहीं किया, वही आप ऐसे ऐसे धक्का दोगे उसको, तो ये क्या है, ये धक्का देना जानबूझ करके है। आप ऐसे जा रहे हो तो लग गया, उसे उसे अनजान में कहेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो, मार करके कर रहे हो, जानबूझ करके, तो जानबूझ करके और अनजान ये दो चीजें होती है। तो अनजाने में जो क्रियाएं होती है यहाँ होती है, यहाँ पे जान करके क्रियाएं होती है, तो ये क्रियाएं बच्चा इसमें करने लगता है, ये होने लगती है। और साथ में क्या, वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, जो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर यहाँ पे आने लगता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, एक यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है, दूसरा क्या दिखाई पड़ता है, तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अब इसके एग्जांपल मैंने कल बताए हुए थे। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे को क्या है कि ये एक मेज है, इस मेज पे बच्चे को चढ़ना है, बच्चे को मेज पे चढ़ना है, तो क्या करेगा बच्चा भी, यहाँ पे उसके हाथ पर नहीं है, बच्चा जो है वो रेंग रहा है, अभी रेंग रहा है, तो रेंगते आया, और आया फिर वो खड़ा होकर के अब वो ऐसे उचक रहा है, देख रहा है क्या, उचक रहा है, ऐसे देख रहा है क्या है, बच्चा उचक करके उस पर जा रहा है। अब फिर वो उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा, चढ़ने की कोशिश में मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ था। ऐसे जो है बच्चा वो क्या करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, बच्चा क्या करता है, अगर कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, तो वो वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, वहां जाने की कोशिश करता है कि देखते ये भी क्या है, तो इसको जानने की कोशिश करता है। वो सारा कुछ जानबूझ करके होता है, तो इसीलिए कहते हैं क्या, इसी गोल ओरिएंटेड जो है वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। बच्चा सारा कुछ करने की कोशिश करता है, इसके अंदर में है क्यूरियोसिटी है कि है क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है उसको जानने की कोशिश वह करता है, इसीलिए कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। और क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्कीम विद ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी ये जो स्कीम्स है, ये जो सारी स्कीम आई है, इन स्कीम के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में इसका रिलेशन कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ में कैसा रिलेशन हो रहा है, वो जो है यहाँ पे कोशिश करने लगता है। ये जो अगली वाली प्रक्रिया आती है कोऑर्डिनेशन विथ स्कीम, कोऑर्डिनेशन स्कीम कोऑर्डिनेशन विथ स्कीम विथ ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक स्कीम। जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या है, वो बच्चे को सबसे पहले क्या हुआ, दिखाई पड़ा कि रसगुल्ला बच्चे ने खा लिया, रसगुल्ले के बाद गेंद आई, गेंद बच्चे ने देख लिया। अब गेंद जैसा ही अभी वो गेंद खाया, मतलब गेंद है तो गेंद खाने की कोशिश किया, वो अनइंटेंशनल था, तो उसने एक बार दो बार प्रयोग किया, तो देखा ये खेलने की चीज है, तो खेलने लगा, उसका दिमाग वहां हट गया। अब दिमाग हट गया, तो अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद जो है वह ये कर रहा है, यह देख रहा है कि ये, अब आगे जाकर के बच्चा जब आगे जा रहा है तो वहां देख रहा है अंडा है, वो देख रहा है कि ये दो चीजें हम थी, तो ये देखिए अंडा भी ऐसा ही है क्या, अंडा भी है। तो अब अंडे को क्या कर रहा है, अंडे को फेंकने से, कहां से, ये फेंकने वाली क्रिया जो है, ये फेंकने वाली क्रिया, इस फेंकने वाली क्रिया के साथ में वह कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कि देखते हैं कि इसको भी फेंकते हैं। अब उसको फेंका तो देखा कि ये गिर रहा है, उछल रहा है, देखते हैं बॉल को भी, वो इसको जो अंडे को भी फेंकते हैं, देखते हैं ये कैसा होता है, अंडे को फेंकते देखते हैं ये कैसा होता है। तो जैसे अंडे को फेंका हुआ टूट गया, तो ओ तो डर गया, तो इसके अंदर में कोई नया भाव आया। ऐसे ही अब ऐसे ही क्या करता है कि कुछ पकड़ने की चीज, खाने की चीज, सब चीजों को लोग पकड़ते हैं, वो क्या करता है, इमिटेशन भी होता है ना, इमिटेशन की भावना भी आती है। यहाँ पे मैंने कहीं बताया था इमिटेशन की भावना बच्चा क्या करता है, देखता है। अब दोहराना पकड़ना, हाँ ये यहाँ पे, तो बच्चा जब करता है, देखने लगता है, तो बच्चा वहां पे जैसे कोई मम्मी जो है लैंप को पकड़ करके वो जला रही है, तो बच्चा भी क्या करेगा, लैंप को छूने की कोशिश करेगा, जब जल जाएगा तो उसको आभास रहेगा कि इसको नहीं छूना है। मिर्ची खाने की, सब मिर्ची काट रही है, मम्मी मिर्ची काट रही है, मिर्ची को देख करके तो बच्चे को लगा कि कुछ खाने की चीज है, रखा हुआ है तो खाने की चीज है, बच्चा उसको लेकर के खाने की कोशिश किया, तो जो पकड़ना छूना पकड़ना ये सारी स्कीम्स हैं,
ये सारी स्कीम्स, पकड़ने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, फेंकने की क्रिया, ये सारी स्कीम है, इनके साथ में वह क्या है, क्रियाएं करने लगता है, उसको ऑब्जेक्ट के साथ में संबंध जोड़ने लगता है। एक संबंध ये, जैसे अब एक पकड़ा, इसको फेंकेगा, फिर दूसरे को फेंकेगा, फिर तीसरे को फेंक 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 के क्या करेगा, वह एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ट्रायल एरर करेगा। तो ट्रायल एरर की भावना भी बच्चे के अंदर में, या वो अगली वाली स्टेज में आती है। यहाँ पे तो अभी इतना ही है, खाली वो फेंकने की कोशिश करता है सारी चीजों को, जो ये वाली गौण अवस्थाएं थी, उस गौण अवस्थाओं के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण भावना जो है वो बहुत जानने की जरूरत है, जो अक्सर अक्सर देखने को मिलती है और वह कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलती है, वो आपको समझना है वह क्या है। तो वह है यहाँ पे, यहाँ कोऑर्डिनेशन विद स्कीम ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। आगे में यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण भावना जो है, महत्वपूर्ण जो बात है वह समझने की कोशिश है, वह है ए नॉट बी एरर। ए नॉट बी एरर, ए नॉट बी एरर, ये पूछा जाता है कहीं कहीं कि ए नॉट बी एरर कहां दिखाई पड़ता है, किस अवस्था में दिखाई पड़ता है। ए नॉट बी एरर किस अवस्था में दिखाई पड़ता है, तो ए नॉट बी एरर किस अवस्था में दिखाई पड़ता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में दिखाई पड़ता है। और उसमें कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है, तो उसमें दिखाई पड़ता है चौथे अवस्था में, जिसे कहते हैं गौण स्कीम समन्वय की अवस्था। ए नॉट बी एरर आता है। अब ए नॉट बी एरर है क्या, ए नॉट बी एरर के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ए नॉट बी एरर है क्या। सपोज करिए कि एक बच्चा है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। एक बच्चा है, एक बच्चा है। अब इस बच्चे को जो है, बच्चे के साथ में क्रिया हो रही है, बच्चे को बैठा करके बच्चे के साथ में कुछ क्रिया हो रही है, यानी बच्चा वहां मम्मी के साथ में, पापा के साथ में कुछ कर रहा है। बच्चा है, अब बच्चा कुछ क्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है, क्रियाएं करते करते कोई वस्तु है, वस्तु है, वस्तु को बच्चा देख रहा है। इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, ये दो जगहों पे, दो जगहों पे वस्तु को, चाहे बॉल ही है, मान लीजिए बॉल है, ये बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बॉल को लेकर के, बच्चा, और यहाँ पे इधर बच्चा और यहाँ पे कोई पेरेंट्स है, मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स है, मम्मी है, यहाँ इस साइड में बच्चा और इस साइड में मम्मी है, बैठी है, इस साइड में मम्मी बैठी है, इस साइड में बच्चा बैठा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस साइड में मम्मी बैठी है, इस साइड में बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे को मम्मी जो है ये तैयार करवा रही है कि बच्चा तैयार हो जाए, और टेस्ट कर रही है। यहाँ पे पियाजे ने भी ऐसे ही टेस्ट किया कि देखते हैं कि क्या इसके अंदर में ए नॉट बी एरर करता है क्या। ए नॉट बी एरर मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, ये है, समझ लिए ए, इसको कहेंगे ए। मान लीजिए हम कह रहे हैं इसको ए, ये है ए और ये है बी, ये है ए ऑब्जेक्ट और ये है बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए कि कोई एक रुमाल है, ये एक रुमाल है और ये एक रुमाल है। हम कह रहे हैं कि कोई एक रुमाल है, सपोज करिए कि ये एक रुमाल है, ऐसी एक रुमाल है। अब एक रुमाल यहां रख दी, एक रुमाल यहां रख दी, दोनों। अब इस रुमाल के अंदर, इस रुमाल के अंदर छुपा दिया कुछ बॉल, यानी इसके अंदर जो है बॉल छुपा दिया, इसके अंदर बॉल छुपा दिया, अंदर बॉल छुपी हुई है। अब अंदर बॉल छुपा दी, अब इस पे प्रयोग कर रहे हैं, मम्मी जो है प्रयोग कर रही है, बता रही है कि अच्छा रखा हुआ है। तो बच्चा क्या कर रहा है, एक बार दिखाया, दो बार दिखाया, तीन बार दिखाया। अब बच्चा जो है इसी में कोशिश कर रहा है, इसी में कोशिश कर रहा है कि बॉल इसी में रखी हुई है, तो इसी में से देख रहा है, निकाल करके दे रहा है। तो मम्मी फिर खुश हो गई, एक बार डाला, बच्चे ने यहाँ पे डाला, मम्मी ने यहाँ डाला, बच्चे ने यहाँ से निकाला, निकाल करके बच्चा जो है खुश हो गया, ठीक है, यहाँ पे है। अब दूसरी बार बच्चे का ये बॉल जो है इसमें रख दिया, बॉल को इसमें से नहीं इसमें रख दिया। अब रख दिया तो उसके बाद बच्चा को खोज रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, इसी को उठा रहा है। बच्चा अब यहाँ रखा हुआ, इसमें नहीं उठा रहा है, बॉल को रखा गया इसमें, अभी पहले इसमें रख करके एक्टिविटी करी गई थी, अब बॉल को इसमें रखा जा रहा है, तो इसमें से बच्चा नहीं उठा रहा है। बच्चा अपना सेंटर कहाँ रखा हुआ है, बच्चे का सेंटर कहाँ है, बच्चे का सेंटर इसमें है, बच्चे का ध्यान इसमें है। तो बच्चा क्या है, ए और बी में एरर कर रहा है, कि ए में है या बी में है, इसी को कहते हैं ए नॉट बी एरर। ए नॉट बी एरर यानी ए में है बी में नहीं है, वो वाली त्रुटि बच्चा करता है। तो ऐसे को कहते हैं, ये वाला बच्चा जब इसमें इसी को लेकर के सेंटर बना लेता है, इसी में खोजने की कोशिश करता है और वह नहीं मिलता है तो रोता है। ऐसी कंडीशन में जो है बच्चा यहाँ पे, जैसे होता है ना, आप लोग कभी कभी करते हो, क्या करते हो, बच्चे को जो है सामान देते हो, तो बच्चे को सामान देते हो तो कहते हो कि आओ लो ढूंढो ढूंढो, तो बच्चा जो है आपने इसी में रखा, इसमें रखा, इस जेब में रखा, लेकर के इस जेब में रख लिया, तो जेब में रख लिया तो बच्चा क्या करेगा, इसी में से ढूंढेगा। आपने इस जेब में से निकाल करके इस जेब में रख दिया, तो बार बार क्या करेगा बच्चा, आपकी इसी में से ढूंढेगा, जब नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा। आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि बच्चा एक जेब में से निकालिए तो बच्चा नहीं पाता है, तो वहां पे रोता है। तो रोने पे, वहां पे रोना है क्या, कि बच्चा का संज्ञान नहीं पहुंच रहा है कि वस्तु कहाँ गई, अभी तो वस्तु यहीं पे थी, गई कहाँ, तो बच्चा रोने लगता है ना मिलने पर। तो वह गलतियां करता है क्या, उसी गलती को कहते हैं ए नॉट बी एरर, जो कि प्रश्न पूछा जाता है और ये कहीं समझाने की कोशिश नहीं की है, ये जो है आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगली वाली बात करते हैं। जो पांचवी वाली अवस्था है, पांचवी वाली अवस्था की बात करते हैं। पांचवी वाली अवस्था में कहा गया है
टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, उसको कहा गया टर्शियरी, यानी यहाँ पे था ये प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, अब टर्शियरी की बात करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी जो रिएक्शन है वो सर्कुलर रिएक्शन, उसमें बात करते हैं, यानी वो एक सर्कुलर में एक ही केंद्र में वो घूम रहा है। तो अब तीसरी जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन की चर्चा करते हैं, क्या है। टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करते हैं। अब टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन को कहते हैं हिंदी में कहते हैं तृतीयक। हिंदी में कहते हैं क्या, तृतीयक या तीसरी। तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। हाँ, अब तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में क्या होता है, तो यह जो अवस्था होती है, यह अवस्था कब होती है, तो यह अवस्था जो है 12 से लेकर के 18 महीने तक की होती है। 12 से लेकर के 18 महीने तक की अवस्था होती है। 12 से लेकर के 18 महीना, 12 से लेकर के 18 महीना होती है। अब इस अवस्था में क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा एक्सपेरिमेंट करने लगता है, सारी बातों को एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, सारी बातों को एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की भावना बच्चे के अंदर में आ जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या आता है, एक्सपेरिमेंट की भावना आने लगती है बच्चे के अंदर में, एक्सपेरिमेंट करने लगता है, एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और क्या करने लगता है, यहाँ पे जो है वो ट्रायल एरर करने लगता है, और सर्चिंग करने लगता है, सर्चिंग करने लगता है, सर्चिंग करने लगता है। और जो यहाँ पे ए और बी एरर जो था, ए और बी एरर उसका दूर हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है ना बच्चा, 12 से 18 महीने में हो जाता है, तो बच्चे का ए और बी एरर जो है वो दूर हो जाता है, और ये अपना इसमें डेवलप कर लेता है बच्चा, यानी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेवलप द ए एंड बी एरर। बच्चा ए और बी एरर जो यहाँ कर रहा था, यहाँ पे जो है एरर जो है उसको वो दूर कर लेता है, बच्चा जो है उसको दूर कर लेता है, ए और बी एरर को दूर कर लेता है। यहाँ पे बच्चा वो समझने लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, ये दोनों वो समझने लगता है। ये भी बच्चे के अंदर में विकसित हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चा इमिटेशन भी करने लगता है, कोई बात करता है तो उसका इमिटेशन भी बच्चा यहाँ पे करने लगता है, पूरा इमिटेशन यहाँ पे पूरा होने लगता है। यहाँ पे रिपीट करता है, बातों को रिपीट करता है, यहाँ पे कोई भावना है, कोई चीज है, तो उसको इमिटेशन करने लगता है, यानी यह कैसे हो रही है। टीवी कैसे, टीवी को किसी ने खोला, टीवी को इस तरह से खोला, तो कैसे खोला इन्होंने, टीवी को कैसे खोला वो दिखाई देने लगता है, और मिर्ची को कैसे काट रहे हैं वो इमिटेशन करने लगता है, और जो कैसे चढ़ते हैं वो इमिटेशन करने लगता है। ये सारी चीजें लोग जैसे कर रहे हैं वैसा वो दिमाग में मैंने बनाने लगता है कि कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस को करने के बाद क्या करता है बच्चा, आगे जाकर के ट्रायल एरर करता है, बच्चा जो है वो ट्रायल एरर करता है अगली वाली स्टेज में। यहाँ पे इमिटेशन करता है, जो क्रियाएं हो रही हैं, सारे लोग जो क्रियाएं कर रहे हैं, उन सारी क्रियाओं को बच्चा क्या करता है, अपनी वस्तुओं में देख रहा है, सारी वस्तुओं को देख रहा है, इंद्रियों के जरिए सारा कुछ देख रहा है, इमिटेट कर रहा है। इमिटेशन की भावना इस अवस्था में दिखाई पड़ती है। इमिटेशन की भावना इस अवस्था में क्या होती है, वो दिखाई पड़ती है। चलिए तो आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारी जो अगली वाली अवस्था है, उस अगली वाली अवस्था को कहते हैं बिगिनिंग थॉट्स। बच्चे के अंदर में विचार आने लगते हैं, बिगिनिंग थॉट्स इसको कहते हैं, अगली वाली अवस्था को कहते हैं बिगिनिंग थॉट्स। बिगिनिंग थॉट्स, बिगिनिंग थॉट्स यानी क्या, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, विचारों, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, नवीन साधनों की खोज की अवस्था, नवीन साधनों की खोज की अवस्था। इसे जो है कहते हैं हिंदी में नवीन साधनों के खोज की अवस्था, इसे नवीन साधनों की खोज की अवस्था या बिगिनिंग थॉट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी अवस्था क्या होती है, तो 18 से लेकर के 24 वर्ष तक की इसकी अवस्था होती है। इसकी अवस्था क्या होती है, तो 18 से 24 वर्ष, 18 से 24 वर्ष इसकी अवस्था होती है, 18 से 24 वर्ष इसकी अवस्था होती है। अब इसमें बच्चा क्या करता है, इसके अंदर में क्या डेवलप होने लगता है, इसके अंदर में होता है कि वस्तुओं को अपने माइंड में होल्ड करने लगता है, कि इसको कैसे पकड़ा था, इसको कैसे किया था, इसको क्या किया था, ये वाला तोड़ा था तो ये ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, यानी वो वस्तुओं को जो है वो अपने मन में स्थिर करने लगता है। वो ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे होने लगती है, बच्चा स्कीमा बना करके और एकोमोडेशन और एडेप्टेशन करके अब वो वस्तुओं को इकट्ठा करने लगता है, यानी वो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में जो है वस्तुओं को होल्ड करने लगता है। तो होल्ड, इसमें जो क्या होता है, तो थॉट्स को, विचारों को
विचारों को, स्कीमा को माइंड में होल्ड करने लगता है, माइंड में होल्ड करने लगता है, होल्ड करने लगता है। तो माइंड में होल्ड करने लगता है, यह भावना जो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जो छोटे छोटे समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं को बच्चा सॉल्व करने लगता है, जो बच्चे से हो सकती है, बच्चे से जो हो सकती है वह समस्या, जैसे चलना है, कभी वो किसी को नहीं कहेगा यहाँ बच्चे को यहाँ से आकर के यहाँ आना है, बच्चे को यहाँ से आना है, तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा कुछ टेबल लेके आएगा, टेबल लेकर के चढ़ जाएगा। बच्चे को पता हो जाएगा कि टेबल लेके आएंगे, टेबल लेकर के चढ़ेंगे तो फिर चढ़ जाएंगे, तो वो बच्चा जो करने लगता है। जो अगर खोलना है तो खोलने के लिए, वो कोई वस्तु है खोलना है तो खोलने के लिए वो जो है कोशिश करने लगता है। तो ऐसे छोटी छोटी समस्याओं का बच्चा वहां समाधान करने लगता है। छोटी समस्याओं का समाधान, छोटी समस्याओं का समाधान करने की भावना जो है इसके अंदर में आने लगती है। अब आता है इसी में एक भावना आती है जिसको कहते हैं डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन जो कि आपको जानना है, वो बहुत जरूरी है, वो डेफर्ड इमिटेशन आपको समझना है। जहां जहां मैं बहुत नोटिस कर जो पॉइंट कर रहा हूं वो आपको याद रखना है। डेफर्ड इमिटेशन मैंने कल चर्चा किया हुआ था, डेफर्ड इमिटेशन डेफर्ड इमिटेशन जो है वो यहाँ पे क्या करना है, वो ध्यान करना है। तो डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है, तो डेफर्ड इमिटेशन में बच्चे को ये ध्यान किया जाता है कि बच्चा दूसरों की नकल कैसे कर रहा है, बच्चा जो है वो दूसरों की नकल कैसे कर रहा है, वो यहाँ पे कोशिश कराई जाती है। डेफर्ड इमिटेशन में कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं, आपको हम बताते हैं। डेफर्ड इमिटेशन में क्या होता है कि जैसे आपने एक वस्तु को कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा बताया हुआ था आपको, एरर ए और बी के बारे में मैंने बता दिया हुआ था, ये सब बता दिया हुआ था, अलग अलग मैंने चर्चा कर दिया हुआ था। चलिए अब यहाँ मैं बात करूंगा डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है। डेफर्ड इमिटेशन में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपने कोई एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करके आप चले गए कहीं बाहर, आप कहीं चले गए, आपने सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक एग्जांपल बताता हूँ कि मम्मी गई तो मम्मी ने क्या किया, ये फ्रिज को खोला, फ्रिज को खोल करके वस्तु रखी। अब क्या करेगा, वो एक बार देखा, दो बार देखा, तो आप जो कहोगे कि फ्रिज खोलो, जैसे आप कहोगे फ्रिज खोलो तो बच्चा क्या करेगा, उसको फ्रिज को खोलेगा। तो उसके अंदर में जो पहला वाला सीखा हुआ ज्ञान है, जो पहला वाला जो पूर्व ज्ञान, डेफर्ड मतलब क्या, जो पूर्व का जो इमिटेशन किया हुआ, उसी के आधार पर बच्चा एक्शन और रिएक्शन करेगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो डेफर्ड इमिटेशन में यहाँ इमिटेशन की भावना जागृत हो गई थी, यहाँ इमिटेशन की भावना आ गई थी, बच्चा इमिटेशन कर रहा था। अब यहाँ पे है जो ये इमिटेशन करने वाली बात है, इस इमिटेशन को बच्चा अपने में लागू करने लगता है। कि जैसे मम्मी ने कहा कि फ्रिज खोलो, तो बच्चा क्या करता है, फ्रिज को खोलने लगता है। फ्रिज को खोलना कैसे पता, बच्चे को जो है पहले मम्मी ने करके बताया हुआ था, मम्मी को देखा हुआ था कि फ्रिज को कैसे खोलते हैं। फ्रिज को ऐसे खोलते हैं तो बच्चा जो है अपने हिसाब से फ्रिज को खोलने लगेगा, जैसा उसको लगेगा। जो भी वस्तु है बच्चा उस हिसाब से क्या करता है, वह करने लगता है, उसे कहते हैं डेफर्ड इमिटेशन। तो डेफर्ड इमिटेशन भी कहीं पूछा जाता है। डेफर्ड इमिटेशन जो है वो सबसे छठवें चरण में बच्चे के अंदर में जागृत होती है। सबसे छठवें चरण यानी 2 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में वहां पे वो आती है। और यहीं पे जो है वो ट्रायल एंड एरर बच्चा करने लगता है, ट्रायल और एरर की भावना यहाँ पे आने लगती है। तो ट्रायल एंड एरर जो है यहाँ से आने लगती है। यहाँ पे क्या करता है, एरर गलतियां करता है, जबकि वो सीखने की भावना यहाँ पे आती है। जब ट्रायल एंड एरर करने लगता है तो यही इसलिए कहा जाता है बच्चे को क्या, लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है बच्चे को। तो आप अब जो हमने कल बताया हुआ था वो सारे कल की भावनाएं यहाँ पे आपको जागृत हो गई, यहाँ पे आपको आकर के मिल गई है। तो मैंने जो होल में जो चर्चा करी हुई थी आपको, पूरा संपूर्ण में जो मैंने चर्चा करी हुई थी, मैंने यही बताया हुआ था क्या कि यहाँ अगर मैं इसको मिटा दूं तो यही मैं लिख देता हूं कि पूरा का पूरा सार क्या है, इसका पूरा सार क्या है मैं वहां लिख देता हूं। ये मैं मिटा करके यही लिख देता हूं, ये वाली जगह पे मैं मिटा करके आपको इसका पूरा सार लिख देता हूं, जो हमने कल पढ़ा दिया हुआ है। इसी में मैं लिख देता हूं, बता देता हूं क्या क्या मैंने बताया हुआ था। यानी इसके आधार पे आप देख लेंगे, इसको मैं मैच करूंगा आगे जाकर, जब रिवीजन करूंगा मैच कर दूंगा। यानी पूरा इस अवस्था में क्या देखने को मिलता है वही चर्चा कर लेते हैं। इस अवस्था का पूरा सार क्या है, इन छठों चरणों में मिलकर के क्या बच्चा सीखता है। तो बच्चा सीखता है क्या, जो चीजें हैं वो इंद्रिय जनित क्रियाएं होती है। पहले मैंने क्या बताया हुआ था, इंद्रिय जनित क्रियाएं मैंने बताया हुआ था कि बच्चा क्या करता है, सारी चीजें जो है सेंस से क्रियाएं करता है। तो सेंस से सारे जो है वो सेंस के जरिए बच्चा सब कुछ सीखता है। जितना भी है सारा कुछ सेंस में ध्यान में रख करके बच्चा करता है, इसलिए कहते हैं इसको संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था के आधार पर यह करता है। वही जो है भूख लगने पर बच्चा रोता है, भूख लगने पर
भूख लगने पर बच्चा रोता है। भूख लगने पर बच्चा रोता है, तो यहाँ मैंने बताया हुआ था क्या, बच्चा रिएक्शन करता है। बच्चा यहाँ पे बच्चा रिएक्शन करता है, ग्रेस्पिंग करता है, और भूख लगने पर बच्चा यहाँ पे रोता है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि बच्चा क्या करता है, जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, रो करके जो अपनी बात को पूरी करता है। और यहाँ पे भी मैंने बताया था, इसमें बताया हुआ था कि भूख लगने पर बच्चा जो है अपनी आदतों का निर्माण करता है। आदतों का निर्माण में क्या, भूख लगने पर रोना, भूख लगने पर रोना यहाँ पे वह स्टार्ट करता है। तो भूख लगने पर बच्चा रोता है। और क्या मैंने बताया हुआ था, जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं, जो रिफ्लेक्सेस जो इस अवस्था में सकिंग करना, ग्रास्पिंग करना, ओरिएंटिंग करना, ये सारे लुप्त होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, ये लुप्त होने लगते हैं। तो लुप्त होने की भावना, जो रिफ्लेक्सेस है वो लुप्त होने लगते हैं। रिफ्लेक्सेस लुप्त होने लगते हैं इस अवस्था में। जो जन्मजात क्रियाएं हैं, वो जन्मजात क्रियाएं जो यहाँ पे लुप्त होने लगती हैं। और क्या बताया था मैंने बताया था गोल ओरिएंटेड बिहेवियर या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इस अवस्था में बच्चा करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कल वाले मैंने बताया था कि गोल डायरेक्ट बिहेवियर करता है। तो मैंने ये बताया था कि गोल डायरेक्ट बिहेवियर किसमें करता है, गौण स्कीम में। बच्चे के पास जब ये स्कीम रेडी हो जाती है, स्कीम के साथ में कोऑर्डिनेट जब करने लगता है, तो यहाँ पे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चा करने लगता है, और वहां पे वहीं पे ए और बी एरर भी बच्चा करता है। ये मैंने बताया हुआ था। और डेफर्ड इमिटेशन भी मैंने बताया, यहाँ पे डेफर्ड इमिटेशन भी बच्चा करता है। तो डेफर्ड इमिटेशन की भावना भी मैंने बताया हुआ था। डेफर्ड इमिटेशन की भावना यानी बच्चा क्या करता है, दूसरों की पुरानी चीजों को नकल करता है, और नकल करके उस हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करता है। तो डेफर्ड इमिटेशन भी मैंने बताया था सेंसरी मोटर स्टेज में ये सारी चीजें जो है दिखाई पड़ती हैं। और क्या दिखाई पड़ती हैं, और अपनी मेमोरी का विकास करता है। डेफर्ड इमिटेशन के जरिए मेमोरी का विकास करता है, के जरिए मेमोरी का विकास करता है। यानी उसको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इमिटेट करके पीछे की जो घटना है उसको इमिटेट करके रखा रहता है, फिर उसको रिकॉल करता है, रिकॉल करके लेके आता है, उसे कहते हैं क्या, डेफर्ड इमिटेशन। तो डेफर्ड इमिटेशन की बात मैंने कर दिया हुआ था। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, सारी बातें जो है क्या करता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस के जरिए बच्चा सीखता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तुओं पर अपना परफॉर्मेंस देता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस भी बच्चे के अंदर में दिखाई पड़ता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आता है। बच्चा क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट की भावना, एक्सपेरिमेंट की भावना, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, लिटिल साइंटिस्ट। तो यहाँ पे देखिए ट्रायल एंड एरर बच्चा कर रहा है। लास्ट वाली अवस्था में बच्चा के अंदर में एक्सपेरिमेंट की भावना जागृत हो रही है, तो बच्चा क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो बच्चे के अंदर में यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैंने दूसरी वाली अवस्था, जो पांचवी वाली अवस्था में बताया कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, सर्चिंग करता है, और डेवलप करने लगता है अपना ए और बी एरर को, जो त्रुटियां उसमें वो डेवलप करने लगता है। तो एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। और मैंने क्या कहा था कि ट्रायल और एरर की भावना, बच्चे के अंदर में ट्रायल और एरर आने लगता है। बच्चा गलती करता है, बच्चा पहले कोशिश करता है, फिर गलती करता है, उसी से सीखता है। बच्चा कोशिश करता है, मतलब ट्राई करता है, ट्रायल करता है, कोशिश करता है, फिर गलती करता है, उसी से सीखता है। कोशिश करता है, गलती करता है, सीखता है, कोशिश करता है, गलती करता है, सीखता है। तो इतनी सारी भावनाएं, ये सारी भावनाएं आपको देखो अलग अलग रूपों में देखने को मिल जाएंगी। तो पूरी पूरी अवस्थाओं में इंद्रियजन्य क्रियाएं दिख रही हैं। फिर आपको भूख लगने की क्रिया दिख रही है, आपको रिफ्लेक्स जो है लुप्त होने के दिखने के लिए दिख रहे हैं, आपको गोल ओरिएंटेड बिहेवियर के बारे में चर्चा करी जा रही है, और आपको डेफर्ड इमिटेशन के बारे में चर्चा करी गई, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करी गई, एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करी गई, साथ में ट्रायल और एरर के बारे में भी चर्चा करी गई। तो ये पूरा था क्या, सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज को कुल 6 उपचरणों में बांटा गया है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर के 2 वर्ष तक ये चलती है। तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इसके कुल 6 चरण है। पहला चरण को कहते हैं क्या, पहले वाले चरण को कहते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। दूसरे वाले चरण को कहते हैं मुख्य प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरी वाली अवस्था को कहते हैं गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। चौथी वाली अवस्था को कहते हैं गौण स्कीम समन्वय की अवस्था। पांचवी वाली अवस्था को कहते हैं तृतीयक वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। और छठी वाली अवस्था को कहते हैं नवीन साधनों की खोज की अवस्था। तो यहाँ पे यह प्राथमिक है, या द्वितीयक है, और यह तृतीयक है। 3 है। प्राथमिक और द्वितीयक के आधार पे जो है कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश होती है, और तृतीयक के आधार पे जो है नवीन खोज के नया बिहेवियर की चर्चा करने की कोशिश होती है। तो ऐसे ही यह 0 से लेकर के 2 महीने तक की चलती है। 2 से लेकर के 4 महीने तक दूसरी वाली अवस्था चलती है। 4 से लेकर के 8 महीने तक तीसरी वाली अवस्था चलती है। चौथी वाली अवस्था 8 से लेकर के 12 महीने तक चलती है। और जो पांचवी वाली अवस्था है वो 12 से लेकर के 18 महीने तक चलती है। जो छठी वाली अवस्था है वो 18 से लेकर के 24 महीने तक चलती है, यानी 2 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पे ये सारी अवस्थाएं आपस में एक दूसरे के साथ में चलती हैं, और ये सारा कुछ
जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर लूसेंट के ऊपर जो है ये सारा कुछ जो उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करने के आधार पर वो सारा नोट करते गए और लिखते गए कि बच्चे के अंदर में इसी रूपों में बच्चे के अंदर में जो संज्ञान का विकास है वो इसी रूप में होता है। इसी रूप में कैसे होता है? तो सर्चिंग ग्रेस्पिंग करता है छोटी अवस्था में, स्कीम बनाने लगता है, छोटी छोटी चीजों को सुनने लगता है, ऑब्जेक्ट को छूने लगता है, ये सारी क्रिया होने लगती है। फिर जो है गौण रूपों में वह बच्चे को जो स्कीमा है उसकी स्कीमा के ऊपर कार्य करने लगता है। और एक्शन इसमें वो जो भी कार्य करता है वो इंटेंशनल नहीं होता है, साथ साथ में जो है उसको वह सारी बातों को अपने अपने आप को सेपरेट रखता है। यहाँ पे जो है वो इनके अंदर में जो स्कीम रेडी रहती है उस स्कीम के साथ में वह अपना कोऑर्डिनेशन बनाने लगता है, इसलिए कोऑर्डिनेट बिहेवियर करता है और जो है स्कीम के साथ में वो कोऑर्डिनेशन बनाने लगता है और एक्सपेरिमेंट करने इंटेंशनल सारा कुछ होता है, इसमें अनइंटेंशनल तो इसमें इंटेंशनल होता है और ट्रायल ए और बी एरर यहाँ पे करता है, ट्रायल और ए और बी एरर करता है। वही जब पांचवी वाली भाषा होती है तो ट्रायल ए और बी एरर परिपक्व हो जाती है, वहां पे वो बच्चा सब कुछ अच्छी तरह से देखने लगता है, सारी क्रियाएं इमिटेशन करके करता है और एक्सपेरिमेंट और सर्चिंग करता है। साथ साथ में जब बच्चा आगे बढ़ता है तो बच्चे के अंदर में वह जो छोटी छोटी समस्या है बच्चा अपने से खुद से सॉल्व करने लगता है और वहां पे डेफर्ड इमिटेशन करने लगता है, ट्रायल एंड एरर बच्चा करने लगता है। यहाँ पे मैंने आपको जो है पूरा आज एक पूरा चरण मैंने आपको विस्तार से पूरा एक ही बोर्ड में आपको समझाया हुआ है। अगर आप इस बोर्ड को ध्यान कर लेंगे, अगर आप इस बोर्ड को लिख भी लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है एक स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यहाँ से जो है आज का समय काफी हो गया है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम जो है वो फिनिश करेंगे। आगे का जो है जो दूसरा वाला स्टेज है वो दूसरे वाले स्टेज की चर्चा हम कल करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलिए